अब देखिए, आप मेरी बात सुन पा रहे हैं? राधे राधे भाई। अब देखें, आप मेरी बात सुन पा रहे हैं जो मैं बोल रहा हूँ? कैन यू हियर मी नाउ? ओके, बढ़िया, आ जाइए। तो आज से हम लोग डिस्कस करेंगे नरेशन चैप्टर, ठीक है। वॉइस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, वॉइस हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, तो आज से हमारा चैप्टर स्टार्ट होगा। क्या नाम आपका? नरेशन। देखिए, नरेशन के बारे में दो चार बेसिक बातें आपको बता देता हूँ, यहाँ से समझना। ये जो नरेट वर्ब होती है ना, देर इज अ वर्ब नरेट। इस वर्ब का मतलब होता है टू डिस्क्राइब सम इवेंट। मान लीजिए कोई घटना है, कोई कहानी है, उसके बारे में हम किसी को बता रहे हैं, देन दिस एक्शन इज कॉल्ड नरेट। टू नरेट मीन्स टू डिस्क्राइब। एक मिनट, ये डिस्क्रिप्टिव लिख दिया। टू नरेट मीन्स टू डिस्क्राइब। डिस्क्राइब करना है किसी चीज को, ठीक है। इसी से एक नाउन बन जाता है नरेटर। नरेटर का मतलब होता है वन हु डिस्क्राइब्स। वन हु डिस्क्राइब्स, जो डिस्क्राइब करे वो, ठीक। नरेट मीन्स टू डिस्क्राइब, और नरेटर मीन्स वन हु डिस्क्राइब, जो डिस्क्राइब करे, जो कहानी बता रहा है, जो किसी घटना के बारे में आपको बता रहा है, वो नरेटर है, ठीक है। नाउ व्हाट इज द नरेशन? तो नरेशन क्या है? नरेशन इज अनदर नाउन। नरेशन भी एक नाउन है। नरेशन का मतलब होता है व्हाट इज डिस्क्राइब। व्हाट इज डिस्क्राइब, जो डिस्क्राइब किया जाए वो नरेशन है। तो आप इन वर्ड्स की मतलब मदद से, मीनिंग की मदद से आप समझें एक्चुअली नरेशन होता क्या है। नरेट का मतलब होता है किसी की चीज के बारे में कुछ कहना, बताना। नरेटर इज द पर्सन हु डज सो। नरेशन वो नरेटर वो पर्सन होता है जो ऐसा करता है, जो किसी चीज के बारे में किसी को बताता है। एंड नरेशन इज व्हाट इज बीइंग टोल्ड, व्हाट इज बीइंग डिस्क्राइब्ड। नरेशन वो डिस्क्रिप्शन है, जो आप डिस्क्राइब कर रहे हो ना, वो नरेशन है। द प्रोसेस ऑफ नरेटिंग इज कॉल्ड नरेशन, ठीक है। तो नरेशन का मतलब सीधा सा हो गया डिस्क्रिप्शन। तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर हमें नरेशन को डिस्क्राइब करना हो तो हम कहेंगे इट इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ इवेंट्स। इवेंट्स जो होते हैं, घटनाएं जो होती हैं, ठीक है, उनके डिस्क्रिप्शन को हम नरेशन कहते हैं। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। अब जब हम किसी इवेंट के बारे में डिस्क्राइब करते हैं, किसी भी घटना के बारे में हम किसी को बताते हैं, किसी को डिस्क्राइब करते हैं, सो देयर आर टू मेथड्स, दो तरीके होते हैं उस बात को बताने के। एक होता है डायरेक्ट मेथड ऑफ नरेशन, और एक होता है इनडायरेक्ट मेथड ऑफ नरेशन। डायरेक्ट मेथड ऑफ नरेशन में क्या होता है कि जो हमने सुना होता है उसको हम एज इट इज रिपोर्ट करते हैं इन द सेम वर्ड्स। मान लीजिए हमने किसी को कुछ कहते हुए सुना, और वही मतलब सेम वर्ड्स को हमने रिपोर्ट कर दिया जाके किसी को, तो ये डायरेक्ट नरेशन है। इनडायरेक्ट नरेशन में क्या होता है कि हमने किसी की बात को सुना, लेकिन अब हम जब किसी थर्ड पर्सन को उसके बारे में बताएंगे तो हम अपने तरीके से बताएंगे। मतलब हम उसमें जो चेंजेस होंगे जरूरी टेंस के, ग्रामर के, वो करके फिर हम बताएंगे। मतलब मीनिंग हम चेंज नहीं करेंगे, लेकिन जो सिंटैक्टिकल चेंजेस हैं, सिंटैक्स से रिलेटेड, वो हम कर लेंगे, ठीक है। खैर, बाकी आप आसान शब्दों में ऐसा समझ सकते हो कि डायरेक्ट नरेशन एक ऐसा नरेशन टाइप होता है जिसमें रिपोर्टर एक्चुअल वर्ड्स ऑफ द स्पीकर को यूज करते हैं। मतलब स्पीकर ने जो कहा होता है उसको एज इट इज सेम वर्ड्स यूज करके बता देता है। जैसे कि इस एग्जांपल से समझना। कमल सेड टू मी, कमल ने मुझसे कहा, यू आर डिस्टर्बिंग मी नाउ, कि अब तुम मुझे डिस्टर्ब कर रहे हो। तो देखो इसमें हुआ क्या। स्पीकर इसमें कमल है। कमल ने ये बात कही मुझसे, तो कमल स्पीकर है, कमल ने मेरे से ये बात कही, तो उसने यू का यूज कर लिया, ठीक है। और आर डिस्टर्बिंग मी नाउ कह दिया। लेकिन अब जब मैं ये बात किसी और को बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे रिपोर्टर मैं हूँ, मैं ये जाके किसी को बता रहा हूँ कि कमल ने मुझसे क्या कहा, तो कमल है स्पीकर जिसने ये बात ओरिजिनली कही। मैं हूँ रिपोर्टर जो अब मैं जाके किसी और को बता रहा हूँ। तो कमल ने मुझसे यू कहा, लेकिन अब मैं अपने लिए यू क्यों यूज कर रहा हूँ? मुझे तो चेंज कर देना चाहिए, मैं नहीं चेंज कर रहा हूँ, मैं कमल के वर्ड्स को ही एज इट इज यूज करना चाहता हूँ, ठीक है। तो ये होता है डायरेक्ट नरेशन, कि जब हम किसी के वर्ड्स को, स्पीकर के वर्ड्स को एज इट इज यूज करें विदाउट मेकिंग एनी चेंजेस, तो इसे डायरेक्ट नरेशन कहते हैं। अब डायरेक्ट नरेशन जो होता है ना, इसके दो पार्ट होते हैं। एक होता है रिपोर्टिंग वर्ब, और एक रिपोर्टेड स्पीच। डायरेक्ट नरेशन के दो पार्ट हो गए, एक रिपोर्टिंग वर्ब और एक रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच वो स्टेटमेंट होता है जो हम रिपोर्ट कर रहे होते हैं, जो हम बता रहे होते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब उसको इंट्रोड्यूस करती है, ठीक है। रिपोर्टेड स्पीच का अपना सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है। जैसे रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट यू हो गया, आर डिस्टर्बिंग मी नाउ उसका प्रेडिकेट हो गया।
रिपोर्टिंग वर्ब का अपना सब्जेक्ट कमल हो गया, सेड टू मी उसका प्रेडिकेट हो गया। तो रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच के अपने अपने सब्जेक्ट्स और प्रेडिकेट्स होते हैं, और दोनों को सेपरेट शो करने के लिए हमें कॉमा का यूज करते हैं। ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच को हम स्पीच मार्क्स के अंदर लिखते हैं। ये हो गया डायरेक्ट नरेशन का मेथड लिखने का। अच्छा, अब आते हैं इनडायरेक्ट नरेशन पे। इनडायरेक्ट नरेशन में क्या होता है कि रिपोर्टर अपने वर्ड्स का यूज करके किसी चीज के बारे में बताता है। गुड इवनिंग बच्चे। रिपोर्टर किसी भी बात को बताएगा तो वो अपने तरीके से उसको इंटरप्रेट करेगा, मैंने कैसे सुना, मैंने कैसे समझा, फिर मैं बताऊंगा आपको अपने तरीके से, जो उसमें जरूरी चेंजेस होंगे वो करने के बाद में, मतलब जो सिंटैक्स के चेंजेस हैं उनको मतलब इनपुट करने के बाद में फिर मैं बताऊंगा। जैसे कि ये जो सेंटेंस हमने कमल सेड टू मी लिखा है, अगर हम इसको इनडायरेक्ट वे में रिपोर्ट करें तो हमें ये ऐसे कहना पड़ेगा, कमल टोल्ड मी दैट आई वाज डिस्टर्बिंग हिम देन। अब देखिए, जब हमने इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाया तो हमने कुछ चेंजेस कर दिए। क्या चेंजेस कर दिए कि जो रिपोर्टिंग और रिपोर्टेड स्पीच थी ना, इनको हमने क्लॉजेस बना दिया। कमल सेड टू मी मेन क्लॉज हो गया, ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब जो थी वो मेन क्लॉज हो गई, और रिपोर्टेड स्पीच जो थी वो सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गई। एक तो चेंज ही हो गया। अब चूंकि वो क्लॉज हो गए तो इसीलिए जो बीच में कॉमा हम यूज कर रहे थे ना रिपोर्टिंग और रिपोर्टेड स्पीच को सेपरेट करने के लिए, उसकी जगह हमें कंजंक्शन दैट यूज करना पड़ेगा। सेड टू जो रिपोर्टिंग वर्ब थी उसको हमने टोल्ड लिख दिया। ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच में जो हमारा सब्जेक्ट यू सेकंड पर्सन था, जब हमने उसको सबऑर्डिनेट क्लॉज बनाया तो उसको फर्स्ट पर्सन आई लिख दिया। रिपोर्टेड स्पीच की वर्ब प्रेजेंट टेंस में थी, जब हमने उसको सबऑर्डिनेट क्लॉज बनाया तो पास्ट टेंस लिख दिया। ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच में जो प्रोनाउन था, ऑब्जेक्ट था, वो फर्स्ट पर्सन का मी था, हमने थर्ड पर्सन का हिम लिख दिया। ठीक है, और जो यहाँ पे हमने नाउ लिखा था एडवर्ब, वो उसको हमने चेंज करके देन लिख दिया। यू हैवंट रिसीव्ड योर बुक्स, यू विल सून। बच्चे मिल जाएंगे बुक, सारे बच्चों के डिलीवर हो गई हैं, कोरियर से भेजी हैं, वो सर्टेनली आप तक जरूर पहुंचेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पता ही है, जब हम डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करते हैं किसी सेंटेंस को, जो कि हमें पेपर में करना होता है, तो वहां पे वी वी हैव टू कैरी आउट सम चेंजेस, हमें कुछ चेंजेस कैरी आउट करने होते हैं, और हमसे यहीं पे मिस्टेक्स हो जाती हैं कि हम वो चेंजेस जो कर रहे होते हैं उनका ध्यान नहीं दे पाते और हमसे गलतियां हो जाती हैं। कैसी गलतियां मैं आपको बता देता हूँ, देखो। सपोज हम यहाँ पे टोल्ड ना लिखें, सेड टू ही लिखा रहने दें, या हम टोल्ड टू लिख दें, या सैड लिख दें। ठीक है, या हम कंजंक्शन दैट ना यूज करके कोई अदर कंजंक्शन यूज कर लें, या यू को चेंज करना था आई, हम आई ना लिख के उसको ही लिख दें। आर डिस्टर्बिंग को एम डिस्टर्बिंग लिख दें, या वर डिस्टर्बिंग लिख दें। मी को हिम ना चेंज करके यू चेंज कर दें, नाउ को चेंज ना करें, नाउ ही लिखा रहने दें। तो दिस काइंड ऑफ मिस्टेक्स हमसे हो जाती हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ, जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं, ठीक है, तो हमें कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं। उन चेंजेस का हमें ध्यान रखना चाहिए। अगर हम उन चेंजेस का ध्यान रखेंगे तो हमसे गलतियां नहीं होंगी। जैसे किस किस तरीके के चेंजेस हमें करने पड़ते हैं, तो देखो मैं आपको बताता हूँ, यहां से समझना। क्या लिख दिया मैंने, क्या चेंजेस करने पड़ते हैं, मैं आपको ये बताने जा रहा था। ठीक है, देखिए, जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं ना, तो एक तो हमें चेंज करना पड़ता है रिपोर्टिंग। देखिए, सबसे पहले एक बात ध्यान रखें, मेन बात जो है वो ये है कि मोस्ट चेंजेस टेक प्लेस इन द रिपोर्टेड स्पीच। चेंजेस इन द रिपोर्टेड स्पीच, मोस्ट चेंजेस टेक प्लेस इन द रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, तो जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज करते हैं तो वहां पे रिपोर्टेड स्पीच में हमें चेंजेस करने पड़ते हैं। किस तरीके के चेंजेस हमें रिपोर्टेड स्पीच में करने पड़ते हैं वो मैं समझा देता हूँ। देखिए, सबसे पहले चेंज ऑफ टेंस, वी हैव टू चेंज द टेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच। कैसा टेंस चेंज करना पड़ता है रिपोर्टेड स्पीच में, मैं आपको बताता हूँ। अगर हमारी रिपोर्टेड स्पीच का टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो हम उसको पास्ट इंडेफिनिट में चेंज कर देते हैं। ठीक है, अगर है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, तो हम उसे पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज कर देते हैं। ठीक है, अगर है प्रेजेंट परफेक्ट, तो नरेशन चेंज करने पे हम उसको पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देते हैं। अगर हमारी रिपोर्टेड स्पीच का है टेंस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, तो हम उसको पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज कर देते हैं। कहने का मतलब सीधा सा ये कि जो भी प्रेजेंट का टेंस होगा ना, वो अपने करस्पॉन्डिंग पास्ट में चेंज हो जाएगा। मान लो प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस है तो पास्ट का कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, प्रेजेंट का इंडेफिनिट है तो पास्ट का इंडेफिनिट हो जाएगा, मतलब जो प्रेजेंट में वही पास्ट में हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। अब सपोज हमारी रिपोर्टेड स्पीच अगर पहले से ही पास्ट में हो, सपोज हमारा रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है वो पास्ट इंडेफिनिट ही हो, तो हम उसको पास्ट परफेक्ट बना देंगे। क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट जो होता है ना, वो पास्ट का एक्शन होता है, अगर उससे और बैक पास्ट में जाओगे तो पास्ट ऑफ पास्ट हो जाएगा। अब सपोज पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो,
तो हम उसको चेंज करके पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बना देंगे। तो अगर हमारी रिपोर्टेड स्पीच में पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा तो हम उसे नरेशन चेंज करते समय पास्ट परफेक्ट कर देंगे। देखो यहाँ पे गलती से ये इंडेफिनिट लिखा रह गया, ओहो। ठीक है। अब मान लेते हैं हमारी रिपोर्टेड स्पीच में पहले से ही पास्ट परफेक्ट लिखा हुआ है या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस लिखा हुआ है। तो एक चीज ध्यान देना है कि जो पास्ट परफेक्ट होता है या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है वो टेंसेस ऑलरेडी पास्ट और पास्ट होते हैं, तो हम उनको फर्दर बैक चेंज कर नहीं सकते, सो दे रिमेन अनचेंज्ड, तो वो अनचेंज्ड ही रहते हैं। तो पास्ट के टेंसेस ऐसे चेंज हो जाते हैं। ठीक है। हाँ, पास्ट में ऐसे चेंज हो जाते हैं। पास्ट का इंडेफिनिट है पास्ट परफेक्ट हो जाएगा, पास्ट का कॉन्टिन्यूअस है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस ऑलरेडी पास्ट और पास्ट होते हैं तो हम उनको चेंज नहीं करते, दे रिमेन अनचेंज। ठीक है, वो हम उन्हें चेंज नहीं करते, वो अनचेंज रहते हैं। तो प्रेजेंट के टेंस ऐसे चेंज हो जाएंगे, पास्ट के ऐसे चेंज हो जाएंगे। अब आ जाते हैं फ्यूचर। फ्यूचर के टेंसेस का क्या होगा? तो देखो जो फ्यूचर के टेंसेस होते हैं ना उनमें हम विल सेल मॉडल्स का यूज करते हैं। तो जो विल सेल मॉडल्स होते हैं उनको चेंज करके वुड लिख दो, ये लो फ्यूचर का टेंस भी चेंज हो गया। तो जब हम नरेशन चेंज करते हैं तो रिपोर्टेड स्पीच में जो लिखी गई वर्ब होती है उसका टेंस हमें चेंज करना पड़ता है। ध्यान रखना एक चीज, वॉइस में टेंस नहीं चेंज होता है। हमने वॉइस चैप्टर में पढ़ा था तो वहां पे टेंस नहीं चेंज होता, लेकिन यहाँ पे चेंज करना पड़ता है। ठीक है। तो प्रेजेंट का टेंस जो होता है ना वो अपना कॉरेस्पॉन्डिंग पास्ट में चेंज हो जाता है। प्रेजेंट का इंडेफिनिट जो होगा पास्ट का इंडेफिनिट हो जाएगा, प्रेजेंट में कॉन्टिन्यूअस होगा तो पास्ट का कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अगर पहले से पास्ट का होगा तो इंडेफिनिट परफेक्ट हो जाएगा और पास्ट कॉन्टिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट चेंज नहीं होंगे। ठीक है। फ्यूचर में क्या होता है कि जो हम विल सेल मॉडल्स यूज करते हैं इनको चेंज करके वर्ड लिख दो तो फ्यूचर के टेंसेस चेंज हो गए। अब जैसे हमने विल सेल मॉडल्स को चेंज किया वैसे बाकी मॉडल्स का भी हमें चेंज करना पड़ेगा, उनका भी ध्यान रखना। जैसे कैन है तो उसको कुड लिखना पड़ेगा चेंज करके। मे है तो उसको माइट लिखना पड़ेगा चेंज करके। ठीक है। विल सेल है तो वुड हो जाएगा। अच्छा, मस्ट का यूज अगर हम ऑब्लिगेशन के लिए करें तो हैड टू हो जाएगा। तो कैन का कुड हो जाएगा, मे का माइट हो जाएगा, मस्ट का हैड टू हो जाएगा। मस्ट का हैड टू तभी होगा, ध्यान रखना, जब हम मस्ट का यूज करेंगे ऑब्लिगेशन के लिए। ये सब मॉडल्स हमने पढ़ रखा है, ध्यान रखना। ठीक है। अच्छा, उसके बाद में कुछ और भी मॉडल्स होते हैं, जैसे कि होते हैं हमारे कुड। मान लीजिए पहले से ही कुड लिखा हो, वुड लिखा हो, माइट लिखा हो, शुड लिखा हो या ऑट टू लिखा हो, यूज टू लिखा हो, नीड नॉट डेयर नॉट लिखा हो या हैड बेटर वुड बेटर लिखा हो, एटसेट्रा। तो ये जो बाकी मॉडल्स होते हैं ना इनका ध्यान रखना, दे रिमेन अनचेंज्ड, वो चेंज नहीं किए जाते, दे रिमेन अनचेंज्ड। ठीक है। तो हम टेंसेज इस तरीके से चेंज कर लेते हैं, मॉडल्स उस तरीके से चेंज कर लेते हैं। मॉडल्स में एक छोटी सी बात मैं तुम्हें और याद दिला देता हूं अगर तुम अब भूल गए हो तो। ये जो हमने लिखा ना कि विल और शैल को हम चेंज करके पास्ट में वुड लिख देते हैं, तो विल और शैल की जगह हम पास्ट में वुड तब लिखते हैं जब विल शैल का यूज किया जाए विलिंगनेस शो करने के लिए या फिर प्रोबेबिलिटी प्रिडिक्शन शो करने के लिए। अदरवाइज अगर हम विल और शैल का यूज करेंगे, मतलब विल का नहीं शैल का, अगर हम शैल का यूज करेंगे रिक्वेस्ट के लिए, ऑफर्स के लिए, पोलाइटनेस के लिए, तो हम पास्ट में इसकी जगह शुड लिखेंगे। ठीक है, ये मॉडल्स में हमने पढ़ रखा है, बाकी अभी मैं क्वेश्चंस के थ्रू रिवाइज भी करवा दूंगा। हाँ, ये बिल्कुल सही बात है बच्चा, ये देखो प्रवीण सही कह रहा है कि वॉइस और नरेशन ना मिक्स हो जाते हैं। बच्चा क्या करता है, जैसे उसको वॉइस में सिखाया जाता है कि टेंस नहीं चेंज करना तो वो नरेशन में नहीं चेंज करेगा, और नरेशन में पढ़ा जाता है कि टेंस चेंज करना तो वो यहाँ नहीं चेंज करेगा, वहां जाके चेंज कर देगा वॉइस में। तो ये अपना ध्यान देना कि नरेशन में टेंस चेंज हो जाता है, वॉइस में नहीं चेंज होता। इसके पीछे वजह होती है, वो वजह भी मैं समझाऊंगा तो तुम लोग समझ जाओगे। देखो, जैसे ये हमने समझ लिया कि टेंस कैसे चेंज करना है, चलो अब मैं एक छोटी सी बात तुम्हें बताता हूँ। और कि जैसे हमने पढ़ा कि टेंस आप इस तरीके से चेंज कर देना, लेकिन क्या टेंस का चेंज करना हमेशा जरूरी होता है? क्या टेंस हमेशा ही चेंज किए जाते हैं? तो आंसर है नो, टेंस हमेशा चेंज नहीं किए जाते। अब आप यहाँ पे देखो समझना,
the cases when tense the cases when tenses are not changed. तो ऐसा नहीं है कि टेंस आपको हमेशा चेंज करना है, कई बार आपको टेंस नहीं भी चेंज करना होता है, ठीक है। हाँ, कब नहीं चेंज होता वो मैं आपको देखो बता देता हूँ। देखिए, एक, if the if the reporting verb is in present or future tense। देखिए, अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो हम रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं चेंज करते। मैं बता देता हूँ इसके पीछे लॉजिक क्या होता है कि जो आपकी रिपोर्टिंग वर्ब होती है डायरेक्ट नरेशन की, जब आप उसको इनडायरेक्ट बनाते हैं तो मेन क्लॉज बन जाती है। अब मान लीजिए आपकी रिपोर्टिंग वर्ब जो है ना उसमें लिखा गया टेंस पास्ट का है, तो जब आप उसको मेन क्लॉज बनाओगे तो मेन क्लॉज पास्ट की हो जाएगी। फिर हमने टेंस में क्या पढ़ा था कि अगर हमारी मेन क्लॉज पास्ट में होगी तो उसके लिए जो हम कोऑर्डिनेट या सबऑर्डिनेट क्लॉज यूज करेंगे वो भी पास्ट में हो जाएगी। तो जब हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होती है, ठीक है, और हम नरेशन चेंज करेंगे तो रिपोर्टिंग वर्ब बन जाएगी मेन क्लॉज। अगर रिपोर्टिंग वर्ब मेन क्लॉज बन जाएगी तो फिर उसके लिए जो सबऑर्डिनेट क्लॉज लिखोगे, जो रिपोर्टेड स्पीच है वो सबऑर्डिनेट क्लॉज बनेगी, तो फिर उसको भी पास्ट में लिखना पड़ेगा। तो जब हम पास्ट में लिखेंगे तो वो टेंसेज उस तरीके से चेंज होते चले जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर मान लो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में ही हो तो हम रिपोर्टेड स्पीच का क्यों टेंस चेंज करेंगे, तो फिर वो ऐसे ही सही रहेगा, जो भी टेंस लिखा वो ऐसे से हो जाएगा, ठीक है। एक और सिचुएशन होती है, इफ द रिपोर्टेड स्पीच हैज सम यूनिवर्सल फैक्ट और प्रोवर्ब। अगर रिपोर्टेड स्पीच में लिखा गया स्टेटमेंट को यूनिवर्सल फैक्ट या प्रोवर्ब हो तो भी उसका टेंस नहीं चेंज होगा, ठीक है। ये हमने टेंस में भी पढ़ा था कि जो यूनिवर्सल फैक्ट्स होते हैं, प्रोवर्ब्स होते हैं, उनका टेंस कभी चेंज नहीं होता, वो चाहे किसी भी हालत में हो, मतलब मेन क्लॉज पास्ट में हो चाहे ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप ये दो कंडीशन, हालांकि एक दो कंडीशंस और भी आगे होते हैं जिनमें टेंस नहीं चेंज होता, वो भी मैं आपको समझा दूंगा, लेकिन ये दो जरूर ध्यान रखना। अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होगी तो हम रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं चेंज करेंगे। अगर रिपोर्टेड स्पीच में लिखा गया एक्शन कोई यूनिवर्सल फैक्ट या कोई प्रोवर्ब होगा तो भी हम उसका टेंस नहीं चेंज करेंगे, भले ही हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो, ठीक है। बाकी जब रिपोर्टिंग वर्ब हमारी पास्ट में होगी और रिपोर्टेड स्पीच में लिखा गया स्टेटमेंट कोई यूनिवर्सल फैक्ट या प्रोवर्ब नहीं होगा तो हम उसका टेंस चेंज करेंगे। फिर हम टेंस कैसे चेंज करेंगे वो भी हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है। चलिए, तो एक तो हमने सीखा कि जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो हमें नरेशन में टेंस चेंज करना पड़ता है, ये हमने सीख लिया। अब देखिए, टेंस के अलावा हमें क्या और चेंज करना पड़ता है। जब आप टेंस चेंज कर दोगे ना तो जो सेंटेंस में टेंस के अकॉर्डिंग यूज होने वाले वर्ड्स हैं, जैसे एडवर्ब्स हैं, डिटर्मिनर्स हैं, वो चेंज करने पड़ जाएंगे। अगर आप टेंस चेंज कर दोगे, ठीक है, तो जो सेंटेंस में वर्ड्स टेंस के अकॉर्डिंग यूज होते हैं वो भी चेंज करने पड़ेंगे। जैसे कि हियर लिखा होगा तो देयर हो जाएगा, नाउ होगा तो देन हो जाएगा, दिस दैट हो जाएगा, दीज दोज हो जाएगा, अगो बिफोर हो जाएगा, येट टिल देन हो जाएगा, टुडे दैट डे हो जाएगा, टुनाइट दैट नाइट हो जाएगा, ठीक है। यस्टरडे द प्रीवियस डे या द लास्ट डे हो जाएगा, ठीक है। टुमारो द फॉलोइंग डे या द नेक्स्ट डे हो जाएगा, ठीक है। तो जब आप टेंस चेंज करोगे तो इन वर्ड्स को चेंज कर देना, ये ध्यान रखना, और टेंस नहीं चेंज करोगे तो मत करना, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। तो ये जो हमने एडवर्ब्स या डिटर्मिनर्स यहाँ पे लिखे हैं ना, ये एक्चुअल में टेंस या टाइम के अकॉर्डिंग यूज किए जाते हैं। जब आप टेंस और टाइम एक ही बात होती है, जब आप टेंस चेंज कर दोगे, वर्ब की फॉर्म चेंज कर दोगे तो उस एक्शन का टाइम चेंज हो जाएगा, फिर उसके अकॉर्डिंग इन वर्ड्स को भी चेंज कर देना, ठीक है। एक तो ये हो गया। अच्छा, इसके बाद में और देखो क्या क्या चेंज करना पड़ेगा।
और हमें चेंज करना पड़ता है रिपोर्टिंग स्पीच में, रिपोर्टेड स्पीच में यूज होने वाले पर्सनल प्रोनाउंस को। जो हमारे पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं रिपोर्टेड स्पीच में, वो भी हमें चेंज करने पड़ते हैं। हम्म। देखो, अब प्रोनाउंस को कैसे चेंज करते हैं वो भी मैं समझा देता हूं आपको। देखिए, सपोज हमारी रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन लिखा हुआ है। अब फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन एक तो आई होता है, एक बी होता है। किसी भी केस में लिखे हो, सपोज नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव, पजेसिव, रिफ्लेक्सिव, किसी भी केस में अगर ये लिखे हो, तो ये जो फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस होते हैं, ठीक है, ये स्पीकर के लिए यूज होते हैं। और हमें पता है कि स्पीकर जो होता है वो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट होता है। जैसे हमने लिखा था ना, कमल सेड टू मी, तो वो जो कमल है ना, वही स्पीकर है। तो अगर हमने रिपोर्टेड स्पीच में कोई भी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन लिखा है, आई या वी या इनका कोई भी केस लिखा है, ठीक है, तो वो हमेशा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के लिए यूज होगा, क्योंकि वही रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट होता है, स्पीकर होता है। तो हम क्या करेंगे, रिपोर्टेड स्पीच में लिखे गए फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस को रिपोर्टेड वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे हमें लिख देना है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। तो जो हमारी रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस लिखे होते हैं, उन्हें हम रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज कर देते हैं, क्योंकि जो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट होता है वही स्पीकर होता है। अब मान लो फर्स्ट पर्सन नहीं, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन लिखा हो। अब हमें पता है सेकंड पर्सन का प्रोनाउन एक ही होता है, यू। किसी भी केस में लिखा हो, ऑब्जेक्टिव, नॉमिनेटिव, पजेसिव, रिफ्लेक्सिव, किसी भी केस में लिखा हो, तो जो सेकंड पर्सन यू होता है ना, वो सेकंड पर्सन होता है, लिसनर के लिए यूज किया जाता है। रिपोर्टिंग वर्ब में जो ऑब्जेक्ट होता है वो लिसनर होता है, ठीक है। तो अगर हमारे रिपोर्टेड स्पीच में कोई भी सेकंड पर्सन का प्रोनाउन लिखा हुआ है, तो वो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा होगा। तो हम उसे रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही चेंज कर देंगे। तो रिपोर्टिंग वर्ब में रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और सेकंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। फिर आ जाते हैं थर्ड पर्सन पे। अब मान लीजिए कोई थर्ड पर्सन का अगर प्रोनाउन लिखा हो। थर्ड पर्सन के प्रोनाउन होते हैं ना, ही, शी, इट, दे। तो देखिए, थर्ड पर्सन प्रोनाउन जो होता है ना, वो स्पीकर या लिसनर में से किसी के लिए नहीं यूज होता है, वो किसी और के लिए यूज होता है, ठीक है। अब वो किसके लिए यूज होगा, वो रिपोर्टिंग वर्ब में लिखा नहीं होता है, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब में उसका कोई रेफरेंस होता नहीं, तो हम उसे चेंज नहीं कर पाते, एंड दैट रिमेन्स अनचेंज, और वो अनचेंज रहता है। बेटा, ये सन वन ये बेकार की बातें होती हैं, बचकानी चीजें मत, हरकत मत किया करो। पांचवी छठी सातवीं के बच्चों को ठीक लगता है सन से पढ़ते हुए, बड़े हो गए हो, थोड़ा खोपड़ी यूज किया करो। सन 134, 132, ये क्या, ये मूर्खों वाली बातें करते हो। तो मैं फिर से बता देता हूँ, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन जैसा कि हमने पढ़ा है स्पीकर के लिए यूज होता है, स्पीकर रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट होता है। तो रिपोर्टेड स्पीच में लिखे गए फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस को हम रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में सेकंड पर्सन जो होता है लिसनर के लिए यूज होता है। लिसनर जो होता है रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है। तो रिपोर्टेड स्पीच में लिखे गए सेकंड पर्सन के प्रोनाउंस को हम रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज कर लेते हैं, ठीक है। थर्ड पर्सन प्रोनाउन जो होता है वो स्पीकर और लिसनर किसी के लिए नहीं यूज होता, वो किसी और के लिए यूज होता है। अच्छा, किसके लिए यूज होता है वो वहां पे मेंशन होता नहीं है रिपोर्टिंग वर्ब में, तो हम उसको चेंज नहीं करते, दैट रिमेन्स अनचेंज, वो अनचेंज रह जाता है, ठीक है, उसको चेंज नहीं करते। बस ये बेसिक सी बातें ध्यान रखनी है, ठीक है, कि टेंस कैसे चेंज होगा, कब चेंज होगा, कब नहीं चेंज होगा, ठीक है। टेंस के चेंज होने से सेंटेंस में और कौन से ऐसे वर्ड्स हो सकते हैं जो चेंज करने पड़ सकते हैं, वो हमने डिस्कस कर लिया है। पर्सनल प्रोनाउंस चेंज करने पड़ते हैं, कैसे चेंज करने पड़ते हैं, वो भी हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है। बस ये बेसिक सी बातें हैं जो हमेशा ध्यान रखनी है नरेशन में। बाकी कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स होते हैं, वो भी मैं आपको धीरे धीरे समझा दूंगा, ठीक है। अब सीधे आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। देखो, सबसे पहले तो मैं यहीं से समझा देता हूँ, ध्यान से सुनना। ये देखो, रिपोर्टिंग और हमारी पास्ट में थी ना, सेट टू। तो हमने रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज कर दिया, आर डिस्टर्बिंग को वॉज डिस्टर्बिंग कर दिया। अगर ये रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट में होती, सेज टू होती या विल से होता, तो हम ये टेंस नहीं चेंज करते। एक तो ये बात ध्यान रखना, ठीक है। दूसरा क्या ध्यान रखना, जब हमने टेंस चेंज किया ना, आर डिस्टर्बिंग को वॉज डिस्टर्बिंग किया, तो फिर हमने नाउ को देन भी चेंज कर दिया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये जो यू हमने लिखा, देखो ये सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, और हमें पता है सेकंड पर्सन लिसनर के लिए यूज होता है। लिसनर जो होता है वो रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है। असल में है पता क्या, ये जो कमल है ना, ये स्पीकर है, कमल ने बात को कहा है और मी ने बात को सुना है। तो मी स्पीकर लिसनर है और कमल स्पीकर है। यू सेकंड पर्सन लिसनर के लिए यूज होता है।
तो इसका मतलब ये जो यू है ना वो ऑब्जेक्ट मी के लिए यूज हो रहा है, तो हम मी के अकॉर्डिंग जब यू को चेंज करेंगे तो ये देखो आई हो जाएगा। ठीक है। और ये जो हमने मी लिखा है ये फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन होता है स्पीकर। अच्छा, स्पीकर जो होता है वो रिपोर्टिंग और का सब्जेक्ट होता है। यहाँ पे सब्जेक्ट है कमल, तो कमल के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे तो मी की जगह हिम हो जाएगा। ठीक है। तो हमारे रिपोर्टेड स्पीच में लिखा गया फर्स्ट पर्सन जो होता है, फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस जो होते हैं वो रिपोर्टिंग और के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज कर लिया करो। सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज कर लिया करो। थर्ड पर्सन वैसे तो इस एग्जांपल में कोई लिखा नहीं है, लेकिन अगर मान लो लिखा भी होता तो हमें उसे चेंज नहीं करना होता। ठीक है, बस ये बातें ध्यान रखना। अब देखिए, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे असर्टिव टाइप के सेंटेंसेस को चेंज करना, कि मान लो हमारी रिपोर्टेड स्पीच है उसमें लिखा गया सेंटेंस असर्टिव हो तो हम उसको कैसे टेंस चेंज करेंगे। तो उसके लिए मैं कुछ दो तीन बेसिक बातें बता देता हूं, उनका ध्यान देना। अगर हमारी रिपोर्टेड स्पीच में लिखा गया सेंटेंस असर्टिव हो और रिपोर्टिंग और सेड टू हो तो उसको टोल्ड लिखना। अगर केबल सैड हो तो फिर टोल्ड मत लिखना। ठीक है। क्योंकि जब हम सैड टू लिखते हैं ना तो यहाँ पे हमेशा एक ऑब्जेक्ट होता है, तो हम टोल्ड ट्रांसटिव वर्ब का यूज कर लेते हैं। अगर ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो फिर टोल्ड का यूज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो ट्रांसटिव वर्ब होती नहीं है, तो हम सैड ही लिखा रहने देंगे। ठीक है। और अगर हमारे रिपोर्टेड स्पीच में लिखा गया स्टेटमेंट असर्टिव होगा तो हम रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच को कनेक्ट करने के लिए कंजंक्शन दैट का यूज करेंगे। ठीक है। उसके अलावा टेंस वैसे ही चेंज होगा, प्रोनाउन वैसे ही चेंज होगा जैसे हमने डिस्कस कर लिया। अब आ जाओ सीधे क्वेश्चंस पे। You said to us, we have informed your parents. You said to us, we have informed your parents. Good evening, बच्चे। You said to us, we have informed your parents. देखो, you said to us जो हमने लिखा है, तो इसको हम चेंज करके लिख देंगे you told us। ठीक है। इसे हम लिख देंगे you told us that। अभी जो we हमने लिखा है ये फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करोगे तो you के अकॉर्डिंग you हो गया। ठीक है। मेन क्लॉज पास्ट में थी, देखो ये टोल्ड लिखा ना, तो ये जो हैव इन्फॉर्म्ड है इसको हमें पास्ट परफेक्ट में चेंज करके हैड इन्फॉर्म्ड लिखना पड़ेगा। प्रेजेंट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट हो जाएगा हैड इन्फॉर्म्ड। ठीक है। योर जो लिखा है सेकंड पर्सन है, तो ऑब्जेक्ट अस के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे तो आवर हो जाएगा। ये लो नरेशन चेंज हो गया। यू टोल्ड अस दैट यू हैड इन्फॉर्म्ड आवर पेरेंट्स। तो बस ये छोटी छोटी बातें ध्यान दें, मतलब असर्टिव टाइप के सेंटेंसेस काफी आसान होते हैं, बस इसमें टेंस सही से चेंज कर लेना और प्रोनाउन सही से चेंज कर लेना। ठीक है। अच्छा, टोल्ड के बाद टू मत लिखना, ये ध्यान रखना, टोल्ड ट्रांसिटिव वर्ब होती है। यू टोल्ड अस दैट यू हैड इन्फॉर्म्ड आवर पेरेंट्स, हाँ बिल्कुल यही हो जाएगा आंसर। ठीक है। हैव बीन इन्फॉर्म्ड, देखो आ गया अपनी पे, आ गया, वॉइस चेंज करने लग गया उल्लू आदमी है। यू हैव बीन इन्फॉर्म्ड क्यों लिख दिया अंकल? वॉइस नहीं चेंज करना है, नरेशन चेंज करना है। मैं देखो फिर से बता देता हूँ, कुछ बच्चे बेचारे चंचल स्वभाव के होते हैं, वो ये बातें कंफ्यूज हो जाएंगे, वो वॉइस को नरेशन में, नरेशन को वॉइस में मिला बैठेंगे। वॉइस और नरेशन में अंतर होता है बच्चे, ये समझ लो। नरेशन में ये यू हैव बीन इन्फॉर्म लिख के तुमने वॉइस चेंज कर दिया, बेटा हमें नरेशन चेंज करना है। हम्म? अगला देखो, ही विल से टू यू, ही विल टेल यू दैट। देखो हालांकि ये बात तुम्हें समझ में आ गई होगी, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ हमने क्या किया। जैसे ये से टू लिखा होता तो हम से लिख देते, सेज टू लिखा होता तो हम से टेल्स लिख देते, सेड टू लिखा होता तो हम टोल्ड लिख देते। वैसे विल से टू लिखा हुआ ना तो हम इसको विल टेल लिख देंगे। ठीक है। तो अगर मतलब से के साथ में टू लिखा हुआ है तो आप उसको टेल की फॉर्म में चेंज कर देना। तो हमने लिख दिया ही विल टेल यू दैट। अब ये जो आई है ना ये फर्स्ट पर्सन है, इसको हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे तो ही के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे तो हो गया ही। अब ये टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट, लेकिन ध्यान से देखो मेन क्लॉज जो हमारी है ना रिपोर्टिंग वर्ब वो फ्यूचर का एक्शन है। क्योंकि वो फ्यूचर का एक्शन है तो हम टेंस तो चेंज करेंगे नहीं, तो प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट ही लिखना पड़ेगा। ही के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब हैज आ जाएगी, हैज इन्फॉर्म्ड, दैट ही हैज इन्फॉर्म्ड। योर सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट यू के अकॉर्डिंग चेंज करोगे तो यू भी सेकंड पर्सन है, तो ये योर का योर ही लिखा रह जाएगा। हैड नहीं बेटा, हैज इन्फॉर्म्ड।
तो मैं फिर से बता देता हूं, असर्टिव सेंटेंसेस में केवल टेंस का ध्यान रख लेना और प्रोनाउन का ध्यान रख लेना, ठीक है। टेंस और प्रोनाउन की दो गलतियां अवॉइड कर लेना, बाकी गलतियां होंगी नहीं, ठीक है। थर्ड में आ जाओ, द मैन सेड। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ पे जैसे हमने से टू यू लिखा था, तो यू को हमने टेल वर्ब का ऑब्जेक्ट बना के लिख दिया। यहाँ पे सेड टू अस लिखा था, तो अस को हमने टोल्ड वर्ब का ऑब्जेक्ट बना के लिख दिया। लेकिन यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं लिखा, सेड वर्ब लिखी लेकिन कोई लिसनर नहीं लिखा ना, तो यहाँ पे टोल्ड मत लिखना, क्योंकि टोल्ड ट्रांसिटिव वर्ब होती है, बिना ऑब्जेक्ट के आएगी नहीं, तो सेड लिखा रहने देना। द मैन सेड दैट। प्रोनाउन क्लियर नहीं हो रहा बेटा? आसान तो है, आसान है, क्या इतना प्रोनाउन खींच के पढ़ा है, सब कुछ पढ़ा है। देखो, यू सेकंड पर्सन है, ठीक है। ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, क्योंकि रिपोर्टिंग और का ऑब्जेक्ट लिसनर होता है। अब इसको हमने ऑब्जेक्ट यू के अकॉर्डिंग चेंज किया, रिपोर्टिंग और का ऑब्जेक्ट यू है ना, तो यू के अकॉर्डिंग चेंज किया, तो ये देखो योर हो गया, ठीक है। आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन स्पीकर के लिए यूज होता है, रिपोर्टिंग और का सब्जेक्ट स्पीकर होता है, तो स्पीकर यहाँ पे है ही के अकॉर्डिंग चेंज किया आई, तो ही हो गया। तो इसमें क्या नहीं समझ में आ रहा बताओ? अब देखो, द मैन सेड दैट। अब यहाँ पे हमने लिखा यू, अब यू को हमें चेंज करना है, लेकिन ध्यान देना यू जो होता है वो लिसनर के लिए यूज होता है। अब यहाँ पे ये पता ही नहीं इसका लिसनर कौन है, कि मैन ने किससे ये कहा है। तो जब नहीं पता हो ना, तो ये मान लिया करो कि जो रिपोर्टर है ना वही लिसनर है, मतलब रिपोर्टर से ये बात कही गई होगी। तो रिपोर्टर जो होता है फर्स्ट पर्सन आई या वी होता है, तो या तो आई लिख दो या वी लिख दो, ठीक है। अब ये हेड जो हमने लिखा ना, ध्यान से देखो, ये मेन वर्ब है सेकंड फॉर्म में, तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया, तो इसको चेंज करोगे तो पास्ट परफेक्ट हो जाएगा, तो दो हेड आ जाएंगे। एक हेड हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा पास्ट परफेक्ट की, और एक मेन वर्ब हो जाएगा, ठीक है। तो हो जाएगा, द मैन सेड दैट आई हैड हैड। बाकी तो वैसे ही रहेगा, मोर इन्फॉर्मेशन, मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, जो हिम हमने लिखा ना थर्ड पर्सन है। अच्छा, थर्ड पर्सन के प्रोनाउंस हमने पढ़ा चेंज होते नहीं है, तो हिम को हिम लिखा रहने दो, ये लो। द मैन सेड दैट सब्जेक्ट तो लिखे नहीं बेटा तूने, आई लिख दो या वी लिख दो, आई हैड हैड मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट हिम। हम्म। नेक्स्ट देखो, द बॉय सेड टू हिज फ्रेंड्स इट वाज अ मिस्टेक ऑन माय पार्ट। तो हमने इसको चेंज किया, द बॉय टोल्ड हिज फ्रेंड्स दैट, ठीक है। द बॉय टोल्ड हिज फ्रेंड्स दैट, यहां तक आ गए, ये तो आसान होता है इतना तक, ठीक है। उसके आगे अब हमने देखो, इट जो है ना थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, तो इसको चेंज नहीं करना है, इट लिखा रहने दो, ठीक है। वॉज जो हमने लिखा ना वर्ब की सेकंड फॉर्म है, जब इसे चेंज करोगे तो पास्ट परफेक्ट बन जाएगा। पास्ट परफेक्ट में हेड के साथ थर्ड फॉर्म लिखनी पड़ेगी, तो थर्ड फॉर्म होती है बीन, तो ये हो गया हैड बीन, दैट इट हैड बीन अ मिस्टेक। अभी देखो लिखा ऑन माई पार्ट, माई जो फर्स्ट पर्सन है, इसको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करोगे, सब्जेक्ट है बॉय, बॉय के अकॉर्डिंग चेंज करोगे तो हिज हो जाएगा, ऑन हिज पार्ट। द बॉय टोल्ड हिज फ्रेंड्स दैट इट हैड बीन अ मिस्टेक ऑन हिज पार्ट। इट हैड बीन बेटा, वॉज की जगह ना हैड बीन लिख दो। अगर रिपोर्टिंग और पास्ट में हो तो मेन क्लॉज रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज करना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, द ओल्ड मैन टोल्ड सेड टू अस, तो इसमें हम लिख देंगे, द ओल्ड मैन टोल्ड अस दैट। अब देखो ध्यान से, ये जो हमने लिखा ना, एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग, ये एक प्रोवर्ब है। एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग का मतलब ये होता है कि मान लो कोई मुसीबत है, कोई परेशानी है ना, तो उसमें हमेशा मतलब उससे उबरने का रास्ता होता है, मतलब कुछ ना कुछ अच्छा, हर एक चीज की उम्मीद होती है, मतलब बुरे टाइम में भी अच्छा होने की उम्मीद होती है। तो ये जो हमने लिखा ना, द ओल्ड मैन टोल्ड अस दैट, तो एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग जो है ना, एक प्रोवर्ब है। चूंकि ये प्रोवर्ब है ना, तो हम इसका टेंस नहीं चेंज करेंगे, एज इट इज इसको रिपोर्ट कर देंगे, एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग। तो ये अपना ध्यान देना कि अगर हमारी रिपोर्टेड स्पीच में लिखा गया स्टेटमेंट, ठीक है, हाँ कोई वो ये,
अबे लल्लू क्यों चेंज कर दिया, हैड क्यों लिख दिया? मैंने कहा था ना कि कुछ प्रोवर्ब्स जो हैं वो डाउनलोड करके नेट से पढ़ लेना, लेकिन तुम लोगों को मानना जानना तो है नहीं, ठीक है। चलो वो जो टेलीग्राम चैनल है ना, अगर तुमने ज्वाइन कर रखा है तो उसमें मैं ही अपनी तरफ से कुछ प्रोवर्ब शेयर कर लूंगा, उन्हें पढ़ लो। प्रोवर्ब्स एक बार बेटा पढ़ लो, नहीं तो पता ना चल पाए पेपर वाले दिन के प्रोवर्ब है या नहीं है, ठीक है। बेटा हैड बिन आएगा, वॉज वर्ब की सेकंड फॉर्म है ना, तो उसको जब पास्ट परफेक्ट बनाओगे तो हैड के साथ थर्ड फॉर्म आएगी, हैड बिन। नेक्स्ट देखो, कमल सेड टू सरल वी शुड हेल्प दिस मैन। देखो, कमल टोल्ड सरल दैट, इसके आगे का पार्ट तुम लोग कंप्लीट करो चलो। अब देखो यहाँ पे समझना, ये जो वी हमने लिखा है फर्स्ट पर्सन है, तो कायदे से इसको हमें कमल के अकॉर्डिंग चेंज करके ही लिख देना चाहिए। लेकिन एक चीज हमेशा ध्यान देना, ये जो वी हमने लिखा ना प्लूरल प्रोनाउन है। अगर कमल केवल अपनी बात कर रहा होता ना तो वो यहाँ पे आई लिखता, आई शुड हेल्प दिस मैन। अगर वो वी लिख रहा है ना तो इसका मतलब वो केवल अपनी बात नहीं कर रहा, वो अपने साथ में अपने लिसनर सरल की भी बात कर रहा है। तो अब हमें एक ऐसा प्रोनाउन यूज करना पड़ेगा जो कमल और सरल दोनों के लिए यूज हो जाए, ठीक है। तो अगर हम कमल और सरल दोनों के लिए यूज करेंगे ना तो हमें थर्ड पर्सन का प्रोनाउन लिखना पड़ेगा दे। तो लिखो दे शुड, तो मॉडल है चेंज होगा नहीं, दे शुड हेल्प, दिस की जगह लिख दो दैट मैन। तो बेटा इसका आंसर ये होगा, कमल टोल्ड सरल दैट दे शुड हेल्प दैट मैन, ठीक है। हाँ, अब देखो एक दो बच्चे हैं जिन्होंने अभी ही लिखा है, मैं तुम्हें समझा देता हूँ बेटा, यहाँ पे ही नहीं लिखना है। देखो मैं एक एग्जांपल से और समझा, ऐसे समझना। जैसे हमने प्रोनाउन पढ़ा, तो हमने पढ़ा नरेशन में हमें प्रोनाउन चेंज करना पड़ता है। अब प्रोनाउन से आप क्या चेंज करोगे? प्रोनाउन में एक तो केसेस होते हैं, नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव, पजेसिव, रिफ्लेक्सिव। एक पर्सन होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। एक नंबर होता है, सिंगुलर प्लूरल, ठीक है। और जेंडर भी होता है, मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन, न्यूटर। तो अब क्या चेंज करोगे? प्रोनाउन चेंज करने का मतलब क्या चेंज करना होता है? केस चेंज करना होता है, पर्सन चेंज करना होता है, नंबर चेंज करना होता है, जेंडर चेंज करना होता है, या सबको चेंज करना होता है? तो मैं बता दूं, जब हम नरेशन चेंज करते हैं तो वहां पे प्रोनाउन चेंज करने का मतलब केवल पर्सन चेंज करना होता है। केस, नंबर और जेंडर नहीं चेंज किए जाते। मान लो कोई प्रोनाउन नॉमिनेटिव केस में एज अ सब्जेक्ट यूज हो रहा है, तो हम उसको चेंज करके भी सब्जेक्ट ही लिखेंगे, ऑब्जेक्ट नहीं लिख देंगे, ठीक है। अगर कोई प्रोनाउन प्लूरल यूज हो रहा है तो हम उसको सिंगुलर फॉर्म में चेंज नहीं कर देंगे, हम उसकी वही फॉर्म यूज करेंगे, प्लूरल फॉर्म में यूज करेंगे। हम बस पर्सन चेंज करते हैं, फर्स्ट पर्सन सेकंड हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा, थर्ड फर्स्ट हो जाएगा, या सेकंड हो जाएगा, मतलब हम केवल पर्सन चेंज करते हैं, ये ध्यान रखना। अब यहाँ पे जो हमने प्रोनाउन यूज किया ना वी, ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है प्लूरल नंबर का। अब चूंकि ये फर्स्ट पर्सन का है तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमें इसका पर्सन चेंज करना है। सब्जेक्ट है थर्ड पर्सन कमल। अब अगर हम कमल थर्ड पर्सन के अकॉर्डिंग प्रोनाउन यूज करेंगे तब तो हमें ही लिखना पड़ेगा, लेकिन ही होता है सिंगुलर। लेकिन इतना तो कॉमन सेंस सबको ही होता है कि अगर कमल अपनी बात केवल कर रहा होता तो वो वी यूज ही नहीं करता, आई यूज करता। तो अगर कमल ने वी यूज किया तो इसका मतलब वो अपने साथ साथ अपने फ्रेंड सरल की भी बात कर रहा है। तो हमें यहाँ पे थर्ड पर्सन का प्रोनाउन लिखना है, लेकिन सिंगुलर नहीं, प्लूरल लिखना है। तो थर्ड पर्सन का प्लूरल प्रोनाउन ही नहीं होता, दे होता है, तो इसीलिए हमने दे लिख दिया, ठीक है। ये है आंसर। अभी तो देखो एक दो चार क्वेश्चन मैंने और लिखे हैं तुम लोगों के लिए, इससे अच्छा समझ जाओगे। ये देखो, कमल सेड टू मी वी शुड हेल्प दिस मैन। कमल सेड टू मी वी शुड हेल्प यू। कमल सेड टू सरल वी आर मॉर्टल। ऑन नहीं आएगा? ऑन आएगा बेटा, अगर मैंने नहीं लिखा हो गलती से तुम लिख लेना, जरूर आएगा। कमल सेड टू मी वी शुड हेल्प दिस मैन।
देखो, कमल टोल्ड मी दैट, कंप्लीट करो आगे। अब एक चीज समझना, जैसे यहाँ पे हमने वी लिखा, तो ये वी किसके लिए यूज हो रहा होगा? कमल के लिए, और इसके लिसनर मी के लिए। ठीक है। अब हमने एक कॉन्सेप्ट डिस्कस किया होगा प्रोनाउन में, कि अगर मान लो हमें यू, ही एंड आई, इनके लिए एक प्रोनाउन यूज करना पड़े, या यू, ही एंड शी, इनके लिए एक प्रोनाउन यूज करना पड़े, या ही, शी एंड इट, इनके लिए एक प्रोनाउन यूज करना पड़े। ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा, अगर मान लो हम डिफरेंट पर्सन के प्रोनाउंस लिख रहे हैं, उनमें कोई भी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, तो जो हम कॉमन प्रोनाउन लिखेंगे ना, वो फर्स्ट पर्सन का ही होगा हमेशा। ठीक है। अगर मान लो फर्स्ट पर्सन नहीं, केवल सेकंड और थर्ड पर्सन के प्रोनाउन है, तो जो हम कॉमन प्रोनाउन लिखेंगे वो केवल सेकंड पर्सन का ही होगा। अगर सारे प्रोनाउन थर्ड पर्सन के हो, तो जो हम प्रोनाउन लिखेंगे वो थर्ड पर्सन का दे होगा। पढ़ा था ना प्रोनाउन में ये, कि कॉमन प्रोनाउन हम इस तरीके से डिसाइड करते हैं। मान लो हमें दो डिफरेंट पर्सन के प्रोनाउंस के लिए कॉमन प्रोनाउन यूज करना है, तो उस कॉमन प्रोनाउन का हम पर्सन कैसे डिसाइड करेंगे, ये क्वेश्चन है। तो ये आसान है। अगर उन डिफरेंट पर्सन के प्रोनाउंस में कोई भी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, तो आपको फर्स्ट पर्सन का वी ही यूज करना पड़ेगा। लेकिन अगर केवल सेकंड और थर्ड पर्सन के प्रोनाउंस हैं, उनके लिए कोई कॉमन प्रोनाउन यूज करना चाह रहे हो, तो वो सेकंड पर्सन के अकॉर्डिंग यूज करना पड़ेगा। अगर केवल थर्ड पर्सन के सारे प्रोनाउंस है, तो फिर दे यूज करना पड़ेगा। ठीक है। तो इससे पहले वाला जो एग्जांपल लिखा था ना, उसमें लिखा था कमल एंड सरल, तो कमल और सरल दोनों थर्ड पर्सन थे, तो हमने थर्ड पर्सन का कॉमन प्रोनाउन वी लिख दिया, दे लिख दिया था। लेकिन यहाँ पे देखो, कमल और मी ये दो हैं, तो हमें एक प्रोनाउन ऐसा यूज करना है जो कमल और मी के लिए यूज हो। अब मी फर्स्ट पर्सन है, कमल थर्ड पर्सन है, तो थर्ड और फर्स्ट पर्सन के लिए जो कॉमन प्रोनाउन यूज करोगे, वो फर्स्ट पर्सन का यूज करना पड़ेगा, वी। वी शुड हेल्प दैट मैन, ये आंसर है, समझे? तो इसका आंसर हो जाएगा वी शुड हेल्प दैट मैन। ठीक है। नेक्स्ट में आ जाओ। कमल सेड टू मी वी शुड हेल्प यू। कमल टोल्ड मी दैट, कंप्लीट करो। कमल टोल्ड मी दैट, कमल टोल्ड मी दैट ही शुड हेल्प मी। खोपड़ी यूज कर लो बेटा, थोड़ी सी खोपड़ी यूज कर लो। अब देखो, असल में है क्या नहीं, क्वेश्चन है भी थोड़े से टेढ़े मैंने लिख दिया है। ठीक है। देखो यहाँ पे ध्यान से समझना, इस बार हम वी तो लिख नहीं सकते। पता है क्यों नहीं वी लिख सकते? क्योंकि अगर ये वी जो है वो कमल और मी के लिए यूज हुआ होता है, तो फिर ये मी के लिए अलग से यू नहीं यूज होता। ये जो यू हमने लिखा ना, लिसनर के लिए यूज होता है। तो इसका मतलब ये जो यू है ना, वो यूज हो रहा है मी के लिए। ठीक है। क्योंकि अगर हम कमल और मी के लिए एक कॉमन प्रोनाउन यूज करेंगे, तो जैसे यहाँ पे वी लिखा है, वैसे यहाँ पे आवर सेल्व्स लिखना पड़ेगा। तो अगर हम ये आवर सेल्व्स नहीं लिख रहे हैं, यू लिख रहे हैं, तो इसका मतलब ये जो यू है ना, वो लिसनर को रेफर कर रहा है। तो ये जो वी है वो कमल को रेफर कर रहा है। लेकिन अब सोचने वाली बात है कि कमल के लिए हमने वी क्यों यूज किया? कमल को तो अपने लिए आई यूज करना चाहिए। तो अगर कमल ने अपने लिए वी यूज किया, तो इसका मतलब उसके साथ कोई और भी होगा। लेकिन ये कंफर्म है कि मी नहीं होगा, क्योंकि अगर मी उसके साथ होता तो फिर अलग से यू नहीं लिखना पड़ता। तो इसका मतलब कमल के साथ में कोई और होगा, कमल के दोस्त वगैरह कोई होंगे, लेकिन जो भी होंगे वो थर्ड पर्सन है, तो हम यहाँ पे थर्ड पर्सन के अकॉर्डिंग प्रोनाउन यूज करेंगे, प्लुरल दे, दैट दे शुड हेल्प। ठीक है। अब यू सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट मी के अकॉर्डिंग चेंज करोगे तो मी हो जाएगा। हाँ, थोड़ा सा मेरा मन होता है कई बार, तो मैं सोचता हूँ बच्चों से खिलवाड़ कर लूं, तो कर लेता हूँ।
बच्चे भी तो खिलवाड़ करते हैं अपने साथ, थोड़ा सा मैंने भी कर दिया। हाँ, प्लीज गेट क्वालिटी हाई लो फंक्शन की एडेड। अबे क्या बताऊं भाई मैं तुझे, ये हमारा यूट्यूब नहीं है, ये छोटी सी कंपनी ने, आप मतलब हालांकि कंपनी छोटी नहीं है, थोड़ी सी बड़ी है, जिन्होंने ये हमारा सॉफ्टवेयर बना के हमें दिया है। लेकिन फिर भी चलो मैं उनसे बात कहूंगा ये कि भाई हाई क्वालिटी लो क्वालिटी वाला ऐड कर दो फीचर। नेक्स्ट में आ जाओ। कमल सेड टू सरल वी आर मॉर्टल। ये मैं मिटा रहा हूं, फिर इसमें समझना, देखो। कमल टोल्ड सरल दैट, ये आगे कंप्लीट करना सेंटेंस, ठीक है। एक मैं और लिख रहा हूं यहां पर, कमल सेड टू सरल वी आर रेडी, ठीक है। ये इसको भी हमें चेंज करना है वी आर रेडी को, और मैं इसको आधा चेंज करके लिख देता हूं, कमल टोल्ड सरल दैट। लो ये कंप्लीट करो। अब देखो यहाँ पे एक चीज समझना ध्यान से, ये जो हमने लिखा ना वी आर मॉर्टल एंड वी आर रेडी, ये जो वी हमने यूज किया ये पर्सनल प्रोनाउन है, ये यूज हो रहा है स्पीकर के लिए, कमल के लिए और सरल के लिए। तो यहाँ तो हम लिख देंगे दे, क्योंकि कमल थर्ड पर्सन है और ये वी फर्स्ट पर्सन है, इसको हम सब्जेक्ट के पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे तो ये दे हो जाएगा, दे वर रेडी। लेकिन यहाँ पे जो हमने वी लिखा ना, ये वी पर्सनल प्रोनाउन नहीं है, ये इम्पर्सनल प्रोनाउन है। मतलब इस वी का मतलब केवल स्पीकर नहीं है, इस वी का मतलब है सारे ह्यूमन बींग्स, जितने इंसान है वो सब के सब। तो वी आर मॉर्टल का मतलब ऐसा नहीं कि कमल और सरल यही दोनों मॉर्टल हैं। तो वी का मतलब है इंसान, कि हम लोग मतलब हमारी पूरी जो कम्युनिटी है सारे इंसान मॉर्टल हैं। तो इसमें पहली बात तो वी को चेंज मत करना, क्योंकि ये पर्सनल प्रोनाउन नहीं है। दूसरी बात ये एक यूनिवर्सल फैक्ट भी है, तो इसमें टेंस भी मत चेंज करना। तो इसको लिख दो वी आर मॉर्टल, तो उसमें हो जाएगा देवर रेडी और इसमें हो जाएगा वी आर मॉर्टल। ठीक है। हरिओम। चलो एक दो एग्जांपल्स और देखते हैं। देखो, द बॉय टोल्ड हिज फादर दैट ही हैड क्वालिफाइड द एग्जाम, ठीक है। इसका हमें मतलब ये बताना है कि इनमें से कौन सा सेंटेंस सही है। मैं एक चीज आपको बता देता हूँ, आप लोग वैसे भी समझ गए होंगे, बाकी मैं बता देता हूँ। ये जो हमने क्वेश्चन लिखा ना, द बॉय टोल्ड हिज फादर दैट ही हैड क्वालिफाइड द एग्जाम, ये इनडायरेक्ट सेंटेंस है, इनडायरेक्ट है। अभी तक हम क्या कर रहे थे कि डायरेक्ट को इनडायरेक्ट बना रहे थे, अब हमें यहाँ पे क्या करना है कि एक इनडायरेक्ट सेंटेंस है, उसका सही वाला डायरेक्ट सेंटेंस हमें बताना है कि इन चारों में से कौन सा डायरेक्ट नरेशन जो है उसका हमें यूज करना चाहिए, जिससे हमें वो इनडायरेक्ट नरेशन मिल जाए। चलो बताओ आंसर। देखो अब ध्यान से समझना जो मैं बताऊंगा। हैड क्वालिफाइड लिखा है ना, तो ये हैव टू क्वालिफाइड तो हो गया गलत, ये तो ऐसे ही गलत हो गया, क्योंकि ये हैव टू मॉडल होता है, ठीक है, और ये हैड मेन हेल्पिंग वर्ब है, तो ये तो हो गया गलत। अच्छा, बाकी जो ऑप्शंस बच गए, ये प्रेजेंट परफेक्ट है, ये पास्ट परफेक्ट है, और ये पास्ट इंडेफिनिट है। अब इनमें से किसी भी अगर हम टेंस को चेंज करेंगे ना, तो हमें यही लिखना पड़ेगा हैड क्वालिफाइड। भाई आप पास्ट इंडेफिनिट को चेंज करोगे तो पास्ट परफेक्ट बनेगा, पास्ट परफेक्ट जो होता है वो पास्ट परफेक्ट ही रहता है। अब प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट भी हो जाता है, ये हमने पढ़ रखा है, ठीक है। लेकिन अब एक चीज समझना, हमने टेंस में पढ़ा था कि जो पास्ट परफेक्ट होता है वो सिंगल एक्शन के लिए नहीं यूज हो सकता, क्योंकि वो रिलेटिव कंप्लीशन होता है, उसका यूज हम हमेशा किसी दूसरे एक्शन से रिलेट करके ही करते हैं। तो अगर हम आई हैड क्वालिफाइड द एग्जाम लिख रहे हैं तो दूसरा कोई एक्शन तो लिखा नहीं जिसके रिलेशन में परफेक्ट टेंस यूज हो रहा है, तो ये ऑप्शन है गलत, ग्रामेटिकली गलत हो गया है, ठीक है। इन दोनों में से कोई एक हमें चूज करना पड़ेगा, या तो पास्ट इंडेफिनिट
या प्रेजेंट परफेक्ट। तो हमने पढ़ा था टेंस में कि प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट जो होते हैं वो दोनों पास्ट के एक्शन होते हैं, ठीक है। डिफरेंस ये होता है कि अगर पास्ट का एक्शन प्रेजेंट से रिलेटेड है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लिखना है, और अगर वो प्रेजेंट से नहीं रिलेटेड है, पास्ट की इन्फॉर्मेशन है, तो पास्ट इंडेफिनिट लिखना है। यही पढ़ा था। तो उस हिसाब से तो ये भी सही हो सकता है, ये भी सही हो सकता है। लेकिन देखो, द बॉय सेड टू हिज फादर आई क्वालिफाइड द एग्जाम, आई हैव क्वालिफाइड द एग्जाम। तो ये जो इन्फॉर्मेशन ऐसी होती है ना जो हम किसी पर्सन को देते हैं एज ए न्यूज, कि हम ये मान के चलते हैं उसको पहले से नहीं पता होंगी, तो ये हमेशा ध्यान देना है कि जो इन्फॉर्मेशन हम किसी पर्सन को इसलिए देते हैं कि वो उसको पहले पता चल जाए जो उसको पहले से जानकारी नहीं है, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखा करो। तुम लोग देखते होगे जैसे न्यूज़पेपर्स वगैरह होते हैं उनमें पास्ट की न्यूज होती है ना, तो प्रेजेंट टेंस में लिखी होती है। हालांकि उसके पीछे तो लॉजिक ये होता है कि जो रीडर है उसको पढ़ने के बाद ये समझे कि ये हम फ्रेश न्यूज पढ़ रहे हैं, मतलब तुरंत की न्यूज पढ़ रहे हैं, ठीक है। बाकी अपना ध्यान भी देना कि जो न्यूज लाइक सिचुएशंस या न्यूज लाइक इवेंट्स होते हैं उनको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखा करो, ना कि पास्ट इंडेफिनिट में। तो इसका आंसर हो जाएगा ये, आई हैव क्वालिफाइड द एग्जाम। तो अगर कोई पर्सन अपने पिताजी को ये बता रहा है कि मैंने एग्जाम पास कर लिया, तो इसका मतलब वो अपने पिताजी को ये इन्फॉर्मेशन दे रहा होगा, क्योंकि वो ये बात पहले से नहीं जानते होंगे, ठीक है। नहीं जानते होंगे इसीलिए उन्हें बताया जा रहा है। तो ये सिचुएशन पास तो उसने पास्ट में किया होगा, लेकिन वो प्रेजेंट की जो एम्बिग्यूटी है ना उसको क्लियर करने के लिए अपने पिताजी को ये जानकारी दे रहा है, क्योंकि पिताजी ये बात नहीं जानते होंगे। तो अगर हमारी पास्ट का कोई एक्शन प्रेजेंट की सिचुएशन से रिलेटेड हो तो उसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखा करो। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। फिर एक एग्जाम्पल और देखना, इसी टाइप का है ये भी। द बॉय टोल्ड द मैन दैट ही हैड बीन बोर्न ऑन अ हॉलीडे, ठीक है। और हमें ये बताने की भाई इस इनडायरेक्ट नरेशन को अगर हम डायरेक्ट में चेंज करके लिखें तो ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। अब देखो मैं फिर से बता देता हूँ, ये हैव टू वाला फिर से गलत हो गया, क्योंकि हैव टू को चेंज करूंगा तो हैड टू लिखना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे हैड टू नहीं हैड बीन लिखा हुआ है, पास्ट परफेक्ट। तो या तो हम ये पास्ट इंडेफिनिट चूज करें, या हम प्रेजेंट परफेक्ट चूज करें, या पास्ट परफेक्ट चूज करें। अच्छा फिर से मैं बता देता हूँ कि पास्ट परफेक्ट सिंगल एक्शन के लिए यूज हो नहीं सकता, तो ये फिर से गलत हो गया। अब हमें इन दोनों में से किसी एक को चूज करना पड़ेगा। या तो हम लिखें द बॉय सेड टू द मैन आई वाज बोर्न ऑन अ हॉलीडे, या लिखें आई हैव बीन बोर्न ऑन अ हॉलीडे। ए आई गेस। बाकी लोग भी बताओ। देखो एक छोटी सी बात है, तुम लोग भूल गए होगे, ठीक है। मैं तुम्हें फिर से याद दिलाता हूँ। हमने पढ़ा था कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो होता है, अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो होता है, ये दोनों पास्ट के एक्शंस होते हैं, ये पढ़ा था। फिर हमने पढ़ा था कि इनमें डिफरेंस ये होता है कि जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है उसका यूज हम तब करते हैं व्हेन वी हैव टू रिफर टू द रिजल्ट ऑफ द एक्शन। अगर हमें एक्शन के रिजल्ट को स्ट्रेस करना है तो हम यूज करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट। अगर हमें रिजल्ट को नहीं, एक्शन के बारे में ही इंफॉर्मेशन देनी है, एक्शन को ही स्ट्रेस करना है, तो हम रेफर करेंगे पास्ट इंडेफिनिट। मतलब अगर हमें किसी एक्शन को या किसी इवेंट को रेफर करना है, स्ट्रेस करना है, डिस्क्राइब करना है, तो हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज करेंगे। लेकिन अगर हमें उस इवेंट के रिजल्ट को, उसके इफेक्ट को स्ट्रेस करना है, मेंशन करना है, तो हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करेंगे, ठीक है। अब ये जो मैंने लिखा ना आई वॉज बोर्न ऑन अ हॉलीडे, ये इट इज नॉट एन इफेक्ट। इसमें किसी इफेक्ट के बारे में, किसी रिजल्ट के बारे में बात नहीं की जा रही है, किसी रिजल्ट के बारे में नहीं बताया जा रहा है कि इसको प्रेजेंट की किसी सिचुएशन से रिलेट किया जा रहा होगा और इस एक्शन का प्रेजेंट में कोई रिजल्ट होगा, ठीक है। तो ये एक इवेंट है, एक घटना है जिसके बारे में बताया जा रहा है। तो अगर हमें किसी इवेंट को, किसी पास्ट की घटना को डिस्क्राइब करना है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस लिखना चाहिए। लेकिन जब हमें पास्ट की किसी घटना के प्रेजेंट में हुए इवेंट को या रिजल्ट को स्ट्रेस करना हो तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लिखना चाहिए। तो इस बारे में पास्ट इंडेफिनिट से हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट गलत हो जाएगा। The boy said to the man, I was born on a holiday. ठीक है, तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट अपने इस तरीके से चेंज कर लेना। असल में ये जो हमारा वॉइस और नरेशन होता है ना चैप्टर, इनको हम लास्ट में देखो क्यों पढ़ते हैं, इनको हम लास्ट में इसी वजह से पढ़ते हैं क्योंकि इनमें सारे कॉन्सेप्ट्स काम करते हैं, इनमें टेंस के भी कॉन्सेप्ट्स काम करते हैं, कंजंक्शन के भी काम करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम इनको लास्ट में पढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, द मैन सेड दे हैड एस्केप्ड बिफोर द पुलिस अराइव्ड, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, ये जो हमारी रिपोर्टेड स्पीच है ना, ये एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। They said to him, the man got angry when his son told a lie to him.
ये भी देखो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। यू वर कुकिंग व्हेन आई वाज वाचिंग टीवी, ये भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। बेटा ये जो बॉर्न हम लिखते हैं ना, बी ओ आर एन बॉर्न, ये बॉर्न एक्चुअल में मेन वर्ब होती नहीं है, ये पास्ट पार्टिसिपल होता है जो स्टेट शो करता है। ठीक है, तो इसीलिए इसको पैसे मत कहा करो। द मैन सेड दे हैड एस्केप्ड बिफोर द पुलिस अराइव्ड। ठीक है, तो यहाँ पे जो तीनों सेंटेंसेस हमने लिखे हैं, इनमें क्या है कि जो हमारी रिपोर्टेड स्पीच है ना, वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस हैं। खैर चलो आज चेंज करते हैं, धीरे धीरे देखते हैं कैसे सीखेंगे। देखो, द मैन सेड दैट, यहां तक तो आसान है। आगे अब देखो, दे हैड एस्केप्ड, दे थर्ड पर्सन है, प्रोनाउन तो चेंज होगा नहीं। हैड एस्केप्ड पास्ट परफेक्ट टेंस है, तो ये भी चेंज होगा नहीं। ठीक है, बिफोर कंजंक्शन है तो खैर चेंज होगा नहीं। द पुलिस नाउन है, वो भी चेंज होगा नहीं। अभी जो वर्ब हमने लिखी ना, ये पास्ट इंडेफिनिट है, अराइव्ड, तो इसको हमें चेंज करके कायदे से पास्ट परफेक्ट में लिख देना चाहिए। यही पढ़ा था ना हमने कि हमें पास्ट परफेक्ट लिखना पड़ता है, लेकिन क्या हमने टेंस में ये भी पढ़ा था कि जो पहले हुआ एक्शन होता है वो पास्ट परफेक्ट में लिखा जाता है, बाद में होने वाले को पास्ट इंडेफिनिट ही लिखना पड़ता है? एक तो ये हमने बात पढ़ी होगी। दूसरा हमने ये भी पढ़ा होगा कि दो पास्ट परफेक्ट टेंस एक साथ नहीं हो सकते। ठीक है, अब एक पास्ट परफेक्ट तो हमने हैड एस्केप्ड पहले लिख रखा है, क्योंकि ये काम पहले हुआ तो इसे तो पास्ट परफेक्ट में लिखना ही है, ये वाला काम बाद में हुआ है, तो इसको पास्ट इंडेफिनिट में लिखा रहने दो, इसको पास्ट परफेक्ट में मत लिखो। तो इसका मतलब ये कि हमें टेंस नहीं चेंज करना। मैं देखो फिर से बता देता हूँ यहाँ पे हुआ क्या है। ये जो हमने कॉम्प्लेक्स सेंटेंस लिखा ना, इसकी मेन क्लॉज है पास्ट परफेक्ट में, क्योंकि वो काम पहले हुआ है। सबऑर्डिनेट क्लॉज है पास्ट इंडेफिनिट में, क्योंकि वो बाद में हुआ है। अब जब हम इसको चेंज करेंगे नरेशन में, तो ये पास्ट परफेक्ट है, ये तो खैर चेंज होगा नहीं, ये तो पास्ट परफेक्ट ही रहेगा। पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में चेंज हो सकता है, लेकिन ध्यान देना कि दो पास्ट परफेक्ट टेंस एक साथ यूज नहीं हो सकते। एक तो गलती ये हो जाएगी अगर आप हैड अराइव्ड लिख दोगे। दूसरा क्या है कि वो अराइव्ड जो एक्शन है वो बाद में हुआ है, हैड एस्केप्ड पहले हुआ है, तो जो पहले हुआ उसको पास्ट परफेक्ट में लिखा रहने दो, जो बाद में हुआ उसको पास्ट इंडेफिनिट में लिखो। तो यहाँ पे टेंस चेंज नहीं होगा। ही हैड बीन बॉर्न बिल्कुल सही होगा बच्चे, लेकिन ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, एक्टिव वॉइस का, ये पैसिव नहीं है। नेक्स्ट में आ जाओ। दे सेड टू हिम, दे टोल्ड हिम दैट। ठीक है, दे टोल्ड हिम दैट। आगे जो बच गया ना वहां पे पार्ट, वो आप अपने आप कंप्लीट करो। द मैन सैड के बाद कुछ नहीं होगा बेटा, नहीं होगा, मूर्खता कम दिया करो। बता दिया ना कि सैड जो वर्ब होती है उसको सैड लिखा रहने दो, अगर सैड टू हो तो टोल्ड लिखा करो ऑब्जेक्ट के साथ में। भाई बहुत बड़े वाले तुम लोग, सैड आएगा या टोल्ड आएगा कैसे पता लगा? भाई उल्लू, अगर सैड टू लिखा हो और उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट लिखा हो तो टोल्ड लिखा करो। टोल्ड ट्रांसिटिव वर्ब होती है, शुरू में तो बता दिया सो रहे थे, तब क्या? टोल्ड ट्रांसिटिव वर्ब होती है, उसका यूज तब क्या करो जब कोई पर्सन ऑब्जेक्ट हो। देखो जैसे यहाँ पे ये हमने हिम लिखा ना, तो इसको हम ऑब्जेक्ट बना देंगे टोल्ड वर्ब का, तो हमने टोल्ड वर्ब लिख दी। अब यहाँ पे देखो साइड के आदमी को ऑब्जेक्ट लिखा नहीं, तो टोल्ड कैसे लिख दोगे? ट्रांसिटिव वर्ब होती, बिना ऑब्जेक्ट के आएगा नहीं है। और ये बात तो शुरू में ही बता दी गई थी, पता नहीं मूर्ख राम तब सोते रह गया। दे टोल्ड हिम दैट द मैन गॉट एंग्री व्हेन हिज फादर हैड टोल्ड अ लाई, व्हेन हिज सन टोल्ड अ लाई। देखो अब ये जो हमने लिखा ना पास्ट इंडेफिनिट है, ये जो लिखा ये भी पास्ट इंडेफिनिट है। भाई ये जो हमने कॉम्प्लेक्स सेंटेंस लिखा ना, इसकी मेन क्लॉज और इसकी सबऑर्डिनेट क्लॉज दोनों पास्ट इंडेफिनिट है। तो अगर ये दोनों पास्ट इंडेफिनिट है तो इनको हमें चेंज करके पास्ट परफेक्ट लिखना पड़ेगा। लेकिन हमने पढ़ा था कि दो पास्ट परफेक्ट तो हम लिख नहीं सकते। भाई दो पास्ट परफेक्ट नहीं लिख सकते ना आप। तो अगर हमें ये पता चल पाए इनमें से कौन सा काम पहले हुआ है, तो उसे हम पास्ट परफेक्ट में लिख सकते हैं। ठीक है, अब अगर ध्यान से देखें तो पहले ही एंग्री नहीं हुआ होगा, पहले उसने झूठ बोला होगा। मतलब पहले इसके बच्चे ने इससे झूठ बोला होगा तो ये नाराज हो गया। तो मतलब झूठ बोलने वाला काम पहले हुआ होगा, नाराज होने वाला बाद में हुआ होगा। तो अगर ये काम बाद में हुआ है ना, तो इसको तो पास्ट इंडेफिनिट में ही लिखा रहने दो। द मैन गॉट एंग्री व्हेन हिज सन, और ये काम हुआ होगा पहले, तो इसको पास्ट परफेक्ट में लिख दो। हैड टोल्ड अ लाई टू हिम।
तो ये ध्यान देना कि दो पास्ट परफेक्ट टेंस ना एक साथ लिखे नहीं जा सकते। जो काम पहले होता है ना वही पास्ट परफेक्ट में लिखा जाता है, जो बाद में होता है वो पास्ट इंडेफिनिट में लिखना पड़ता है। द मैन हैड गॉट एंग्री, हैड गॉट एंग्री मत लिखो बेटा, वो नाराज बाद में हुआ है, पहले उसके बच्चे ने उससे झूठ बोला है, तो जो काम पहले हुआ है वो पास्ट परफेक्ट में लिखा करो, ठीक है। हम्म। व्हेन के साथ लिखी गई क्लॉज पहले होती है। हाँ तो वही तो हुआ है, पहले उसके बेटे ने उससे झूठ बोला, वही तो कह रहे हैं बेटा। ठीक है, हाँ चलो कोई नहीं, धीरे धीरे सुधर जाओगे, इन चीजों का ध्यान रखना। नेक्स्ट में आ जाओ। ही सेड टू हर, तो ये जगह ही टोल्ड हर दैट। ठीक है। अब यहां देखो, जो मेन क्लॉज है उसमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, सबऑर्डिनेट क्लॉज है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो दोनों में पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस लिखा हुआ है। अब हमें पता है कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस चेंज करेंगे तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। ठीक है। लेकिन दो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस तो यूज हो नहीं सकते। भाई दो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस तो एक साथ यूज नहीं हो सकते। तो हम दोनों को तो चेंज कर नहीं सकते। अगर हमें ये पता हो कि इनमें से कौन सा पहले से हो रखा है तो उसको आप चेंज कर दो। हम्म। अगर मान लो तुम्हें ये पता हो कि कौन सा पहले से हो रहा था तो उसको पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज कर दो। दो पास्ट परफेक्ट और दो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस नहीं यूज हो सकते। ठीक है। अब ध्यान से देखोगे तो ये पता नहीं चल पाएगा इनमें से कौन सा पहले हो रहा था, क्योंकि दोनों साइमल्टेनियस एक्शन है, एक साथ होने वाले एक्शन है। यू वर कुकिंग, आई वॉज वॉचिंग टीवी। ठीक है। तो जब ये पता ना हो कि इनमें से कौन सा पहले हुआ कौन सा बाद में हुआ, तो टेंस चेंज मत करो, ऐसे लिखा रहने दो। यू जो सेकंड पर्सन है इसको हर के अकॉर्डिंग शी लिख दो, शी वॉज कुकिंग। वेन आई फर्स्ट पर्सन है इसको ही के अकॉर्डिंग लिख दो, ही वॉज वॉचिंग टीवी। ये लो आंसर। ठीक है। तो अगर मान लो हमारा जैसे नरेशन है उसमें हमारी रिपोर्टेड स्पीच कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, तो उस कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस का ना इस तरीके से ध्यान रखना कि दो पास्ट परफेक्ट और दो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस एक साथ नहीं होते। ये बेसिक बात है जो हमेशा ध्यान रखनी है। ठीक है। जो एक्शन पहले होता है वही पास्ट परफेक्ट में लिखा जा सकता है, जो बाद में होगा वो पास्ट इंडेफिनिट में ही लिखना पड़ेगा, ये ध्यान रखना है। अगर हम ये ना डिसाइड कर पाए कि जैसे ये हमने दो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस यहाँ पे लिखे, और अगर हम ये ना डिसाइड कर पाए कि इनमें से कौन सा पहले से हो रहा था कौन सा बाद से हो रहा था, तो हम टेंस नहीं चेंज करेंगे, उनको सेम टेंस में लिखा रहने देंगे। मतलब ये ध्यान रखना। अब जैसे यहाँ पे देखो हमने लिखा ना द मैन गॉट एंग्री, ये पास्ट इंडेफिनिट है। हिज सन टोल्ड अ लाई, ये भी पास्ट इंडेफिनिट है। तो अब हम दोनों को तो चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों को चेंज करोगे तो दो पास्ट परफेक्ट बन जाएंगे, जो कि लॉजिकल होगा। तो हम किसी एक कोई पास्ट परफेक्ट में लिख सकते हैं अगर हमें ये पता चल जाए कौन सा पहले हुआ होगा। खैर इतना हम कॉमन सेंस से जान सकते हैं कि पहले उसने झूठ बोला होगा बाद में ये नाराज हुआ होगा, तो हमने इसको पास्ट परफेक्ट में चेंज कर दिया। लेकिन अगर मान लो कोई ऐसा सेंटेंस होता कि हम नहीं जान पाते कि ये पहले हुआ ये पहले हुआ, तो फिर हम टेंस नहीं चेंज करते। ठीक है। तो हम पास्ट परफेक्ट में उसी एक्शन को लिखते हैं जो पहले हुआ हो, और अगर हम ये ना पता कर पाएंगे कौन सा पहले हुआ तो फिर हम टेंस नहीं चेंज करेंगे। सर वेन के साथ लिखा गया एक्शन पहले होता है, अगर कंफ्यूजन हो तो। हाँ। तो ये जैसे हमने वेन के साथ लिखा ना हिज सन टोल्ड अ लाई टू हिम, तो ये पहले हुआ देखो। तो देखो ये जो हमने सेंटेंसेस यूज किए थे ना नरेशन के, ये थे असर्टिव, कि अगर मान लो हमारी रिपोर्टेड स्पीच असर्टिव सेंटेंस हो तो हम टेंस कैसे चेंज और नरेशन कैसे चेंज करेंगे। अब जरा आ जाओ देख लेते हैं इंटरोगेटिव, कि सपोज मान लो अगर हमारी रिपोर्टेड स्पीच इंटरोगेटिव सेंटेंस हो, इंटरोगेटिव समझ रहे हैं ना, क्वेश्चंस। तो अगर क्वेश्चंस हो तो हम कैसे चेंज करेंगे वो देखो यहाँ पे समझना। सबसे पहली बेसिक बात ध्यान देना, अगर रिपोर्टेड स्पीच क्वेश्चन होगी, इंटरोगेटिव सेंटेंस होगी, तो जो रिपोर्टिंग और सेड टू होती है उसको आस्ट में, और सेड हो उसको भी आस्ट में ही लिखना। ठीक है। तो अगर हमारी रिपोर्टेड स्पीच असर्टिव सेंटेंस होगी तब तो हम रिपोर्टिंग वर्ब को सेड या टोल्ड में लिखते हैं। लेकिन अगर हमारी रिपोर्टेड स्पीच कोई क्वेश्चन होगी तो जब हम रिपोर्टिंग वर्ब चेंज करेंगे तो उसको आस्ट लिखेंगे, चाहे ऑब्जेक्ट लिखा हो चाहे ऑब्जेक्ट ना लिखा हो। ठीक है। दूसरी बात ध्यान रखनी है कि जब हम नरेशन चेंज करेंगे तो इंटरोगेटिव फॉर्म को चेंज करके असर्टिव फॉर्म लिख देंगे। ठीक है।
इंटरोगेटिव फॉर्म समझते हैं क्या होती है? इंटरोगेटिव फॉर्म वर्ब की वो फॉर्म होती है जिसमें हम हेल्पिंग वर्ब का यूज सब्जेक्ट से पहले करते हैं क्वेश्चन पूछने के लिए, और मेन वर्ब का यूज करते हैं बाद में। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब का यूज सब्जेक्ट से पहले, मेन वर्ब का बाद में, ये होती है इंटरोगेटिव फॉर्म। असर्टिव फॉर्म क्या होती है? असर्टिव फॉर्म वो होती है जिसमें पहले सब्जेक्ट आता है, फिर बाद में हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब आती है। तो जब हम नरेशन चेंज करेंगे तो इस बात का ध्यान रखना, ठीक है, कि इंटरोगेटिव फॉर्म को असर्टिव फॉर्म में चेंज करके लिखना है, पहले सब्जेक्ट लिखना है, बाद में हेल्पिंग और मेन वर्ब लिखनी है। ठीक है, और क्या ध्यान रखना है? क्वेश्चन मार्क ड्रॉप कर देना है। देखो होता पता क्या, कि जब हम डायरेक्ट सेंटेंस को इनडायरेक्ट बनाते हैं तो इनडायरेक्ट सेंटेंस हमेशा असर्टिव होते हैं, हमेशा। रिपोर्टेड स्पीच में जो लिखा गया सेंटेंस है वो असर्टिव हो सकता है, इंटरोगेटिव हो सकता है, एक्सक्लेमेटरी हो सकता है, इंपेरेटिव हो सकता है। लेकिन जब हम उसको इनडायरेक्ट सेंटेंस में कन्वर्ट कर देंगे ना, तो इनडायरेक्ट नरेशन में लिखे गए सेंटेंस हमेशा असर्टिव होते हैं, हमेशा। क्योंकि वो हमेशा असर्टिव होते हैं तो उनके लास्ट में क्वेश्चन मार्क नहीं फुल स्टॉप यूज किया जाता है, एक तो बात ये ध्यान रखना। अच्छा, चूंकि जो हमारी रिपोर्टेड स्पीच होती है वो सबऑर्डिनेट क्लॉज बन जाती है, तो हमने पहले भी पढ़ रखा है कि जो सबऑर्डिनेट क्लॉजेस होती हैं वो हमेशा असर्टिव फॉर्म में लिखी जाती हैं। असर्टिव फॉर्म का मतलब पहले सब्जेक्ट, बाद में हेल्पिंग और फिर बाद में मेन वर्ब लिखी जाती है। ठीक है, तो ये बेसिक सी बातें जो तुम्हें ध्यान रखनी है नरेशन चेंज करते टाइम। अच्छा, वॉइस में ऐसा नहीं होता है। वॉइस में क्या होता है? वॉइस में ये होता है कि अगर हमारा क्वेश्चन इंटरोगेटिव है तो जो हम उसका आंसर लिखेंगे वो भी इंटरोगेटिव होगा, लेकिन नरेशन में ऐसा नहीं होता। नरेशन में हर एक, मतलब जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाओगे तो इनडायरेक्ट जितने सेंटेंस होते हैं सारे के सारे असर्टिव होते हैं, वो सब के सब स्टेटमेंट बन जाते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। अच्छा, दूसरी बात ये ध्यान देना कि क्वेश्चन जैसे कि दो तरीके के होते हैं, एक हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले, एक डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड से स्टार्ट होने वाले। तो जो क्वेश्चंस डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड से स्टार्ट होते हैं जैसे व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ से, उनमें तो डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड ही कंजंक्शन का काम करने लग जाता है। लेकिन जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं क्वेश्चंस, उनमें इफ या वेदर का यूज करना, दैट कंजंक्शन नहीं यूज करना, बस ये ध्यान रखना। ठीक है, तो अगर हमारी रिपोर्टेड स्पीच क्वेश्चन होगी तो हम रिपोर्टिंग और रिपोर्टेड स्पीच को कनेक्ट करने के लिए दैट कंजंक्शन का यूज नहीं करेंगे। या तो हम उस डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड को ही कंजंक्शन बना लेंगे जो कि क्वेश्चन पूछने के लिए यूज किया गया है, और अगर कोई डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड नहीं यूज किया गया, हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, तो हम इफ या वेदर में से एक का यूज कर लेंगे। ठीक है, आई सेड टू हिम डू दे हैव एनी इंटरेस्ट इन मूवीज। देखो, आई आस्क्ड हिम। अच्छा, एक चीज ध्यान देना, जैसे हम टोल्ड के साथ टू नहीं लिखते ना, वैसे आस्क के साथ भी टू मत लिखना। अब देखो, जैसे हमें पता है कि जो हमारी रिपोर्टेड स्पीच है वो क्वेश्चन है, डू दे हैव एनी इंटरेस्ट इन मूवीज। ठीक है, तो हमने यहाँ पे सेड टू को टोल्ड नहीं लिखा, आस्क लिख दिया। जैसे टोल्ड के साथ टू नहीं लिखते वैसे आस्क के साथ भी टू मत लिखना है, ध्यान रखना। आई आस्क्ड हिम। अब हम देख रहे हैं हमारा क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ड से स्टार्ट हो रहा है, तो हेल्पिंग वर्ड से स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ पे इफ लिख दो, इफ। अब ये इफ कंजंक्शन हो गया, अब इसके बाद सब्जेक्ट लिखना है, फिर प्रेडिकेट लिखना है। तो दे थर्ड पर्सन है, ये हमें चेंज करना नहीं है, तो दे लिखा रहने दो। हैव प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस बनाओगे तो हैड हो जाएगा। ठीक है, एनी इंटरेस्ट इन मूवीज, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क ड्रॉप करके फुल स्टॉप यूज करना है। तो ये जाएगा, आई आस्क्ड हिम इफ दे हैड एनी इंटरेस्ट इन मूवीज। वेदर भी लिख सकते हो, बिल्कुल सही बच्चों, वेदर भी लिख सकते हो। नेक्स्ट में आ जाओ। ही सेड टू देम, ही आस्क्ड देम इफ। अब वी फर्स्ट पर्सन है, ही के अकॉर्डिंग चेंज करोगे तो थर्ड पर्सन का प्रोनाउन लिखना पड़ेगा, दे। इफ दे। अच्छा, शैल जो है, शैल भी रिवाइज दिस चैप्टर अगेन लिखा हुआ है, तो ये मतलब एक तरीके से उनसे रिक्वेस्ट कर रहा है, ऑफर कर रहा है कि फिर से रिवाइज कर लें, तो इसको लिख देना शुड, इफ दे शुड। अच्छा, शुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो रिवाइज फर्स्ट फॉर्म में यही लिखे रहने दो, दे शुड रिवाइज। दिस का हो जाएगा दैट, दैट चैप्टर अगेन। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन मार्क है इसकी जगह फुल स्टॉप आ जाएगा। ही आस्क्ड देम इफ दे शुड रिवाइज दैट चैप्टर अगेन। ठीक है, नेक्स्ट देखो, दोज पीपल सेड टू यू डिड यू हैव फेथ इन अस। दोज पीपल
आस्क्ड यू, ठीक है, इफ। अभी जो यू हमने लिखा ना, इसको हमें सब्जेक्ट बनाना है। यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, ऑब्जेक्ट यू है तो यू के अकॉर्डिंग यू को चेंज करोगे तो यू ही लिखा रहेगा, ठीक है। डिड हैव जो हमने लिखा ना, ये ध्यान से देखो, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो हमें पास्ट परफेक्ट टेंस बनाना पड़ेगा। पास्ट परफेक्ट बनाओगे तो दो हेड हो जाएंगे, एक हेल्पिंग और एक मेन वर्ब, तो हो जाएगा इफ यू हैड हैड फेथ इन अस। अभी जो अस है ना, ये फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट दोज पीपल के अकॉर्डिंग चेंज करोगे तो दोज पीपल थर्ड पर्सन है, तो ये देम हो जाएगा, इन देम। दोज पीपल आस्क्ड यू इफ यू हैड हैड फेथ इन देम। देम लिखो बच्चे, देम। दोज पीपल है ना, तो थर्ड पर्सन है प्लुरल, तो उसके लिए प्रोनाउन देम आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, अब ये जो हमने क्वेश्चंस लिखे ना, इनमें ध्यान से देखो, एक क्वेश्चन वर्ड लिखा है, जैसे यहाँ पे व्हाट लिखा है, यहाँ पे वेयर लिखा है, यहाँ पे हाउ लिखा। तो अगर मान लो हम कोई ऐसा क्वेश्चन लिख दें रिपोर्टेड स्पीच में जो किसी क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो रहा हो, तो फिर वहां पे ध्यान देना कि वो जो क्वेश्चन वर्ड होगा ना, डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड जिन्हें हम कहते हैं, वही हमारा कंजंक्शन बन जाता है, हमें इफ और वेदर में की जरूरत भी नहीं पड़ती, ठीक है। तो यहाँ पे हमें एक्चुअली कोई कंजंक्शन नहीं यूज करना है, बस ये ध्यान रखना। द पुलिसमैन आस्क्ड हिम व्हाट। ये जो व्हाट है ना, ये हमारा कंजंक्शन बन गया। अब हमें इसका सब्जेक्ट और प्रेडिकेट लिखना है, तो जो यू है, ये हमारा सब्जेक्ट है, सेकंड पर्सन हिम के अकॉर्डिंग चेंज करोगे तो ही हो जाएगा, व्हाट ही। वर डूइंग लिखा हुआ है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बन जाएगा, हैड बीन डूइंग देयर। तो ये आंसर हो गया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक ऑप्शन इसी का और लिखता हूँ चेंज करके, और ध्यान से समझना देखो। द पुलिस मैन आस्क्ड हिम व्हाट हैड ही बीन डूइंग देयर। ये गलती है जो हमसे पेपर में सबसे ज्यादा होती है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में। जब इंटरोगेटिव सेंटेंस लिख दिए जाते हैं तो वहां पे सबसे ज्यादा गलती हमसे ये हो जाती है। अब देखो ध्यान से समझना, ये जो वर्ड हमने लिखा ना, ये वर्ड हमारा कंजंक्शन हो गया। अब इसके बाद हमें सब्जेक्ट और फिर प्रेडिकेट लिखना है, तो यहाँ पे हमने पहले सब्जेक्ट ही लिखा, फिर प्रेडिकेट लिख दिया। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, हमने सब्जेक्ट से पहले हेड हेल्पिंग और लिख दी। हेड हेल्पिंग और हम सब्जेक्ट से पहले, या कोई भी हेल्पिंग और हम सब्जेक्ट से पहले इंटरोगेशन के लिए लिखते हैं, लेकिन जैसा कि हमने कह दिया कि इनडायरेक्ट सेंटेंस तो इंटरोगेटिव होते नहीं, इनमें तो हम फुल स्टॉप यूज करते हैं, ठीक है। और दूसरी बात है, सबऑर्डिनेट क्लॉज है, तो सबऑर्डिनेट क्लॉज तो वैसे भी इंटरोगेटिव नहीं हो सकती। तो ये ध्यान देना, जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाओगे ना, तो हमेशा ही वर्ब की असर्टिव फॉर्म लिखना है सबऑर्डिनेट क्लॉज में। असर्टिव फॉर्म का मतलब ये होता है कि जो कंजंक्शन है ना, उसके तुरंत बाद पहले सब्जेक्ट लिखना और फिर बाद में प्रेडिकेट लिखना, हेल्पिंग और को सब्जेक्ट से पहले मत लिख देना। तो ये वाला ऑप्शन है ना, ये गलत है, वो वाला ही सही है। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग नहीं चेंज करते मूर्ख राम, सेकंड पर्सन को चेंज करते हैं। सेकंड पर्सन चाहे ऑब्जेक्ट, देखो मान लो सेकंड पर्सन का कोई प्रोनाउन तुमने यूज किया रिपोर्टेड स्पीच में, फिर वो चाहे ऑब्जेक्ट हो चाहे सब्जेक्ट हो, उसको हमें रिपोर्टिंग वर्ब पे ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करना पड़ता है, ठीक है। तो ये मत कहो कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग या ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तुम मूर्खता कम दो। सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं बेटा, सेकंड पर्सन को, अब फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। अगर हमारे रिपोर्टेड स्पीच में कोई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन लिखा होगा ना, तो हम उसे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। वो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन चाहे रिपोर्टेड स्पीच में सब्जेक्ट हो चाहे ऑब्जेक्ट हो, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट में, आई सेड टू माई टीचर, आई आस्क्ड माई टीचर।
यहां तक आ गया। अभी जो वेयर है हमारा क्वेश्चन वर्ड, ये हमारा कंजंक्शन बन गया वेयर। अब इसके बाद हमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट लिखना है। अब देखो ये आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन को हम रिपोर्टिंग और के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। सब्जेक्ट यहाँ पे आई है तो आई के अकॉर्डिंग चेंज करोगे तो आई ही लिखा रहेगा। ठीक है। अच्छा कैन को चेंज करोगे तो कुड हो जाएगा। फाइंड द आंसर टू दैट पजल, और लास्ट में फुल स्टॉप यूज करना, क्वेश्चन मार्क नहीं। आई कुड फाइंड, फाउंड नहीं बच्चे, कुड मॉडल वर्ब है उसके बाद फर्स्ट फॉर्म आएगी तो फाइंड लिखो। कैन फाइंड नहीं, आई कुड फाइंड लिख दो। नेक्स्ट देखो, द पुअर मैन सेड, द पुअर मैन आस्क्ड हाउ। अभी हाउ क्वेश्चन वर्ड है, ये हमारा कंजंक्शन बन गया हाउ। ठीक है। अब इसके बाद में हमें लिखना है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। अब यहाँ पे देखो सब्जेक्ट आई है, आई फर्स्ट पर्सन होता है तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करोगे, सब्जेक्ट है पुअर मैन, पुअर मैन के अकॉर्डिंग चेंज करोगे तो ही हो जाएगा। ठीक है। वेयर ही, हाउ ही। अच्छा उसके बाद शुड मॉडल है, मॉडल तो चेंज होगा नहीं, शुड तो शुड लिखा रहने दो। गेट का गेट लिखा रहेगा, गेट रिड ऑफ। दिस प्रॉब्लम का दैट प्रॉब्लम हो जाएगा, और क्वेश्चन मार्क की जगह फुल स्टॉप आ जाएगा। देखो एक महाशय हैं, नाम क्या है इनका, महाशय नहीं, ये तो है नाम तो सुमिता है तो मतलब देवी जी होंगी। ठीक है। देवी जी का क्वेश्चन ये है कि जो मेरा कई बार मन करता है ना अपना सर इस बोर्ड पे दे मारूं। ठीक है। देवी जी का क्वेश्चन है कि जो हमने देर लिखा है, ये हम नरेशन चेंज करेंगे तो इसको हेयर नहीं लिख देंगे। तो पहले तो आंसर बता देता हूँ कि नहीं लिख देंगे। ठीक है। उसके बाद ये बता देता हूँ क्यों नहीं लिख देंगे। देखिए ध्यान से बात, देखो ध्यान से सुनना। जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो हम हेयर को देयर में चेंज कर देते हैं, लेकिन देयर को हेयर में नहीं चेंज करते। ठीक है। हाँ टुडे को दैट डे कर देते हैं, लेकिन दैट डे को टुडे नहीं चेंज कर देते, ये ध्यान रखना। तो अगर यहाँ पे हेयर लिखा होता तो हम उसको तो देयर लिख देते हैं, लेकिन देयर को हेयर चेंज करके मत लिखो। ठीक है। मैंने क्या बताया था कि हम हेयर को देयर में क्यों चेंज करते हैं, क्योंकि हमारा टेंस चेंज हो जाता है। ठीक है। भाई मान लो हमारी रिपोर्टेड स्पीच है, जैसे इसमें पास्ट टेंस लिखा हुआ है। ठीक है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस लिखा हुआ है। तो अगर मान लो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होता तो हम यहाँ पे हियर लिखते हैं, तो जब हम इसको नरेशन में चेंज करेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस बनाएंगे, तो पास्ट में जो है वो हियर यूज हो नहीं पाएगा तो हम देयर लिख देंगे। ठीक है। तो ऐसा होता है कि हम हियर को देयर में चेंज कर सकते हैं डिस्टेंस शो करने के लिए, देयर को हियर में चेंज नहीं किया जाता। ठीक है ये है। नहीं देवी जी से मैं कुछ नहीं कहता, कभी देवियों से मैं कुछ कहते नहीं। हमारे यहाँ जैसे सेंटर पे भी बच्चियां पढ़ने आती है ना, तो मैं उनसे कभी कुछ नहीं कहता। मतलब मैं तो उनसे क्वेश्चन तक नहीं पूछता, लड़कों से तो मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, उनको डांटता भी हूँ, धमकाता भी हूँ, कूटता भी हूँ। ठीक है। देवियों से नहीं कहता, देवियों तो बस अपने अच्छा से पढ़ लें, ध्यान से पढ़ें, मन लगा के पढ़ें, सीखें, बस इतना काफी है। चलो एक क्वेश्चन मुझे लगता है और बचा था, नहीं हो गया था। बुक्स आर अवेलेबल, या बुक्स आर अवेलेबल यू कैन बाय। आप परचेज कर सकते हो। अभी हमें लगता है 10-15 सेट भी बचे हुए हैं, आपको सेट खरीदना होगा तीनों बुक का, तो वो भी परचेज कर सकते हो। ठीक है। देखो, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट हु विल आंसर दिस क्वेश्चन। ठीक है। तो इसको तो हम सिंपली ऐसे चेंज कर देंगे, द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स हु, विल का वुड हो जाएगा, आंसर दैट क्वेश्चन। ठीक है। और क्वेश्चन मार्क की जगह फुल स्टॉप आ जाएगा।
ठीक है, ये तो आसान था, ऐसे हो गया द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स हु वुड आंसर दैट क्वेश्चन। अब आते हैं एट्थ और नाइन्थ पे। अच्छा, एट्थ और नाइन्थ में ध्यान से देखना है क्या, एक क्वेश्चन है हैव यू फाउंड इट, और उसका आंसर है नो। डू यू अंडरस्टैंड इट, वी डोंट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि एक क्वेश्चन है और उसके साथ में एक आंसर है। अभी तक हमने डिस्कस किया था तो उनमें एक क्वेश्चन था, अब आंसर भी है, तो खैर कोई बड़ी बात नहीं, ये भी आसानी से चेंज हो जाएगा। देखो कैसे करना है इसे चेंज, समझना। यहां तक तो सिंपल ही है। दे आस्क्ड मी इफ आई हैड फाउंड इट। ठीक है, अब देखो ये जो यू लिखा था ना, ये सेकंड पर्सन था, तो सेकंड पर्सन को हम रिपोर्टिंग और के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, तो रिपोर्टिंग और का ऑब्जेक्ट मी है, उसके अकॉर्डिंग चेंज किया तो आई हो गया। हैव फाउंड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस था, तो पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट हो जाएगा, तो हैड फाउंड लिख दिया। ठीक है, इट थर्ड पर्सन प्रोनाउन है तो उसे चेंज करेंगे नहीं, ऐसे लिखा रहने दिया। तो यहां तक तो हम आ गए। अब हमें क्या करना है कि जो आंसर है ना आई सेड नो, इसको भी इसी सेंटेंस में कवर करना है, मतलब इंक्लूड करना है। तो उसके लिए हमें ये जो सैड वर्ब है ना, इसको चेंज करना पड़ेगा। अब जैसे यहाँ पे जो सैड टू वर्ब थे, इसको तो हमने लिख दिया आस्क। इसको तो हम आस्क लिख नहीं सकते क्योंकि क्वेश्चन नहीं है। तो इसको पता है हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे रिप्लाइड, क्योंकि ये क्वेश्चन का रिप्लाई है। तो इसको हम लिख देंगे एंड, पहले तो एक कंजंक्शन लिखो, एंड आई सेड की जगह लिख दो आंसर्ड, या लिख दो रिप्लाइड। आई आंसर्ड लिख दो या लिख दो आई रिप्लाइड। अभी जो नो हमने लिखा ना सिंगल आंसर, तो नो का मतलब नेगेटिव होता है, तो यहां पे लिख दो आई आंसर्ड इन नेगेटिव, आई आंसर्ड इन नेगेटिव। अब मान लो अगर यहाँ पे लिखा होता है यस, तो हम लिख देते आई आंसर्ड इन अफर्मेटिव। तो हम लिख देंगे दे आस्क्ड मी इफ आई हैड फाउंड इट एंड आई आंसर्ड इन नेगेटिव। तो इन नेगेटिव जो फ्रेज है ना, वो नो की जगह यूज हो गई, नो का मीनिंग कन्वे कर रही है। ठीक है, अगर मैं फिर से बता रहा हूं, अगर यहाँ पे नो की जगह यस लिखा होता है, तो हम लिख देते आई आंसर्ड इन अफर्मेटिव। ठीक है, अब इसमें आ जाओ। आई सेड टू देम का मैंने लिख दिया आई आस्क्ड देम इफ दे अंडरस्टूड इट। ठीक है, यहां तक आ गए। यू लिखा है सेकंड पर्सन, तो ऑब्जेक्ट देम के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे तो दे हो गया। डू अंडरस्टैंड प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो पास्ट इंडेफिनिट अंडरस्टूड हो गया। ठीक है, इट थर्ड पर्सन है तो इट ही रहेगा। अब उसके बाद में जो आंसर है उस वो भी हमें इसी में इंक्लूड करना है, तो हमने यहाँ पे एक कंजंक्शन लिख दिया एंड। अब इस एंड कंजंक्शन के बाद में ना दे सैड वी डोंट, इसको हमें इंक्लूड करना है। तो देखो दे सैड जो लिखा ना, तो इसको लिख दो दे रिप्लाइड, या लिख दो दे आंसर्ड। ठीक है, तो जब हम क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे तो वहां पे या तो आंसर्ड वर्ब को यूज करना है या फिर रिप्लाइड वर्ब को यूज करना, दे रिप्लाइड। ठीक, अब एक चीज देखो, ये जो हमने नो लिखा था ये सिंगल वर्ड था, तो इसकी जगह तो हमने फ्रेज लिख दी इन नेगेटिव। लेकिन ये जो हमने वी डोंट लिखा ना, ये पूरी एक क्लॉज है, इसमें वी सब्जेक्ट है, डोंट इसका प्रेडिकेट है। तो इसके लिए हमें एक अलग से कंजंक्शन लिखना पड़ेगा दैट। वी जो फर्स्ट पर्सन है, इसको दे के अकॉर्डिंग चेंज करोगे तो हो जाएगा दे। ठीक है, और डोंट को चेंज करोगे तो हो जाएगा डिडंट। तो ये हमें ऐसे लिखना पड़ेगा आई आस्क्ड देम इफ दे अंडरस्टूड इट एंड दे रिप्लाइड दैट दे डिड नॉट। नहीं, रिफ्यूज नहीं लिख सकते बच्चे, रिफ्यूज बिल्कुल नहीं लिख सकते, बिकॉज इट इज नॉट सम ऑफर, इट इज नॉट समथिंग ऑफर्ड टू यू। रिफ्यूज का यूज हम तब करते हैं व्हेन समथिंग इज ऑफर्ड टू अस, कि हमें कोई चीज ऑफर की गई है। नथिंग इज बीइंग ऑफर्ड टू यू, यू आपसे कुछ ऑफर नहीं आपको किया जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है, तो रिप्लाइड ही लिखना, रिफ्यूज मत लिखना। चलो ये तो खैर हम देख लेंगे, लेकिन मैं एक क्वेश्चन और लिखता हूं तुम्हारे लिए अपने पास से, तुम इसका आंसर चेंज करके मुझे बताना। ही सेड टू हर कैन यू ड्राइव, शी सेड आई कैन। ठीक है, चलो इसका चेंज करो नरेशन एक बार। ये क्वेश्चन है, इसका नरेशन चेंज करो, फिर उसके बाद में बाकी मैं समझाता हूँ। ही सेड टू हर कैन यू ड्राइव, शी सेड आई कैन।
ठीक है। हाँ, अब देखो, ही आस्क्ड हर इफ शी कुड ड्राइव। तो यहां तक तो हम आ गए, जैसे यू था सेकंड पर्सन तो हर के अकॉर्डिंग चेंज किया तो शी हो गया, कैन ड्राइव का कुड ड्राइव हो गया। एंड अभी जो शी सैड हमने लिखा ना, इस सैड वर्ब को हमें चेंज करके या तो रिप्लाइड या आंसर्ड लिखना चाहिए। एंड शी आंसर्ड दैट। ये जो आई है इसको हम शी के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे तो शी हो जाएगा, और कैन का कुड हो जाएगा। ये आंसर। तो ये, हालांकि देखो, ये जो मैंने अभी तुम्हें लास्ट में दो एग्जांपल समझाए ना जिनमें क्वेश्चन और उसका आंसर साथ में लिखा हुआ है, ये मुझे लगता है कि शायद एसएससी के एग्जाम्स में तो आते नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर मान लो कभी आ भी जाए तो इनके लिए अपना तैयार रहना, इस तरीके से नहीं डील कर लेना, ठीक है। चलो, अब देखो हमें क्या करना है। यहाँ पर हमें चार ऑप्शंस दिए गए हैं, फोर ऑप्शंस हैं ए बी सी डी, और हमें ये पता लगाना है कि इनमें से कौन सा सेंटेंस सही लिखा हुआ है, मतलब जिसमें कोई ग्रामर की मिस्टेक नहीं है। तो ए बी सी डी, ये जो हमें फोर सेंटेंसेस लिखे हैं, इनमें से हमें ये पता करना है कि विच ऑफ दीज फोर सेंटेंसेस इज ग्रामेटिकली करेक्ट। ठीक है। तुम लोग केवल ए बी सी डी करके अपना आंसर बता दो कि जो तुम्हें सही लग रहा हो, बाकी मैं समझा देता हूँ। ए बी सी डी इनमें से कौन सा सही है। अब बच्चे ज्यादा क्वेश्चन नहीं बचे, दो क्वेश्चन और बचे होंगे बस। ठीक है, आसान है ये तो। देखो कितने आसान है मैं बताता हूँ। आस्ट हमारी मेन क्लॉज पास्ट में है, ठीक है। तो अगर आस्ट हमने मेन वर्ब पास्ट की लिख रखी है तो हमारी सबऑर्डिनेट क्लॉज में जो इज लिखा है ये गलत हो गया, ठीक है। तो ये दो ऑप्शन तो देखो ऐसे ही गलत हो गए, ठीक है। इन दोनों में से कोई एक सही होगा, या तो बी या फिर सी। अच्छा, ये ध्यान से देखो, ये सेंटेंस दोनों ना इनडायरेक्ट हैं, फुल स्टॉप लगा रखा है ना, तो ये वेयर हमारा कंजंक्शन हो गया। अगर वेयर कंजंक्शन हो गया तो इसके बाद हमें पहले सब्जेक्ट बाद में वर्ब लिखनी पड़ेगी। अब सब्जेक्ट है हिज होम, तो हमें पहले हिज होम बाद में वर्ब वॉज लिखनी चाहिए, तो ये आंसर हो गया और ये गलत हो गया, ठीक है। सारे बच्चों ने बी ही आंसर बताया भी है, सही है, ठीक है। अच्छा, 11th में देखो, दे आस्क द डॉक्टर दैट व्हेन शुड दे विजिट हिम अगेन। अब देखो, ये हमने कंजंक्शन में पढ़ा कि अगर हमारे पास दो क्लॉज हो ना तो हमें एक कंजंक्शन यूज करना चाहिए। जैसे एक क्लॉज हो गए, दे आस्क द डॉक्टर, ठीक है। व्हेन शुड दे विजिट हिम अगेन। तो ये आप देखो इसमें क्या गलती है, एक तो आस्क वर्ब हमने लिख रखी है ना, तो ये हमें दैट कंजंक्शन यूज करना चाहिए। ये व्हेन जो है ना खुद ही कंजंक्शन का काम करेगा, तो एक मिस्टेक ये है। दूसरी मिस्टेक क्या है, ये सेंटेंस हमारा है असर्टिव, क्योंकि ये असर्टिव सेंटेंस है। और ये जो हमने लिखा ना व्हेन शुड दे विजिट हिम अगेन, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है। तो अगर ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है तो हमें इसमें असर्टिव फॉर्म लिखनी पड़ेगी। असर्टिव फॉर्म का मतलब ये है कि जो हेल्पिंग वर्ब है ना सब्जेक्ट के बाद आएगी। तो हमें इस सेंटेंस को सही करके ऐसे लिखना पड़ेगा, दे आस्क्ड द डॉक्टर व्हेन दे शुड विजिट हिम अगेन, ठीक है। व्हेन दे शुड विजिट हिम अगेन। तो ये ध्यान देना कि जब भी हम कोई असर्टिव सेंटेंस लिखते हैं तो उसमें जो सबऑर्डिनेट क्लॉजेस होती हैं उनमें असर्टिव फॉर्म लिखा करो हमेशा। असर्टिव का मतलब पहले सब्जेक्ट बाद में हेल्पिंग और मेन वर्ब, ठीक है। मुझे लगता है ये बस आज के लास्ट क्वेश्चन होंगे, हाँ बस यही है, दो क्वेश्चंस और बचे हैं। अब देखो 12th क्वेश्चन है ना, इसमें भी हमारे पास फोर ऑप्शंस हैं ए बी सी डी। हमें ये बताना है कि विच ऑफ दीज फोर ऑप्शंस इज द करेक्ट, मतलब इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है ग्रामेटिकली। देखो मैं समझाता हूँ, ध्यान से सुनना। ये जो रिक्वेस्ट वर्ब होती है ना बच्चे, ये ट्रांसिटिव वर्ब होती है। तो रिक्वेस्ट वर्ब के साथ जो हमने टू प्रेपोजिशन लिखी ना, ये गलत है। इस टू प्रेपोजिशन का हमें यूज नहीं करना चाहिए। द विजिटर रिक्वेस्ट वर्ब का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा, तो ये सी ऑप्शन गलत है।
सी ऑप्शन इसलिए गलत है क्योंकि रिक्वेस्ट ट्रांसिटिव वर्ब है, उसके साथ में टू प्रेपोजिशन नहीं लिखनी चाहिए। ठीक है, चलो। अच्छा, सेट टू का यूज हम इनडायरेक्ट में करते नहीं है, डायरेक्ट नरेशन में किया जाता है। ये सेंटेंस इनडायरेक्ट है तो ये सेट टू की वजह से गलत हो गया। तो ये सेट टू की वजह से गलत हो गया, और ये रिक्वेस्ट ट्रांसिटिव वर्ब थी, उसके बाद प्रिपोजिशन टू लिख दी इसलिए गलत हो गया। इन दोनों में से कोई एक सही होगा, या तो आस्क सही होगा या टोल्ड सही होगा। ठीक है, अब देखो आस्क और टोल्ड के बारे में मैं तुम्हें थोड़ी सी बात बता देता हूँ, ध्यान से समझना। आस्क वर्ब जो होती है और टेल वर्ब होती है। आस्क का मतलब होता है टू इंटरोगेट, किसी से कुछ पूछना। ही आस्क्ड माय नेम। अच्छा, और आस्क का मतलब अर्ज करना भी होता है, किसी से कुछ रिक्वेस्ट करना या ऑर्डर करना भी होता है। ही आस्क्ड मी टू गो होम, ठीक है, कि उसने मुझसे घर जाने के लिए कहा। तो आस्क का मतलब केवल इंटरोगेट करना नहीं होता, आस्क का मतलब रिक्वेस्ट या ऑर्डर करना भी होता है, ध्यान रखना। ठीक है। अच्छा, टेल वर्ब का मतलब क्या होता है? टेल का मतलब होता है टू गिव सम इंफॉर्मेशन टू समबडी। टू गिव सम इंफॉर्मेशन, टू गिव सम इंफॉर्मेशन टू समबडी, किसी को कोई इंफॉर्मेशन देना। तो टेल का मतलब होता है किसी को कोई इंफॉर्मेशन देना, और आस्क का मतलब होता है पूछताछ करना और किसी से कुछ करने के लिए कहना। ठीक है, तो अगर इस हिसाब से देखें ना, तो ये जो हमने लिखा है, आज द विजिटर टू वेट फॉर अ वाइल, ये टोल्ड द विजिटर टू वेट फॉर अ वाइल, तो ये जो टोल्ड वाला है ना, ये गलत हो जाएगा और ये वाला सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर किसी पर्सन को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी जा रही है, यहाँ पे किसी पर्सन को वेट करने के लिए कहा जा रहा है, मतलब रिक्वेस्ट किया जा रहा है किसी पर्सन से कुछ करने के लिए, तो आस्क लिख दो। हाँ, तो ए आंसर है, ध्यान रखना। तो ये ध्यान रखना कि आस्क का मतलब केवल इंटरोगेट करना नहीं होता है, आस्क का मतलब किसी को कुछ बताना भी होता है, मतलब किसी से कुछ ऑर्डर करना है, रिक्वेस्ट करना भी होता है। ठीक है, और आस्क का मतलब इंटरोगेट करना भी होता है। टेल का मतलब टू गिव इन्फॉर्मेशन टू समबडी होता है। तो हमारा ए ऑप्शन आंसर हो गया, ही आस्क्ड द विजिटर टू वेट फॉर अ व्हाइल। लास्ट क्वेश्चन 13th का आंसर बता दो। 13th आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसी के साथ क्लास ओवर हो जाएगी आज की। ठीक है, इसका आंसर बता दो। द टीचर टोल्ड दैट आवर बोन्स आर मेड ऑफ कैल्शियम। The teacher told that our bones are made of calcium. अब देखो 13th में पता है क्या है? ये जो हमने लिखा ना, आर बोन्स आर मेड ऑफ कैल्शियम, ये तो एक फैक्ट है, तो हम इसका टेंस तो चेंज कर नहीं सकते, वो तो सही है। इसमें पता मिस्टेक क्या है? इसमें मिस्टेक ये है कि हम पढ़ रहे थे कि जो टोल्ड वर्ब होती है ना, ट्रांसिटिव होती है, हम इसको बिना ऑब्जेक्ट के नहीं यूज कर सकते। जैसे मैंने लिखा ही टोल्ड मी द पासवर्ड, ही टोल्ड मी द सीक्रेट। ठीक है, तो जैसे मी ऑब्जेक्ट है ना, तब हमने टोल्ड वर्ब का यूज किया। हम क्या पढ़ रहे थे कि भाई सेट टू को हम टोल्ड में चेंज करते हैं, सेट टू को हम टोल्ड में चेंज करते हैं ना, सेट को नहीं चेंज करते। तो सेट टू को क्यों चेंज करते हैं? सेट टू को इसलिए चेंज करते हैं क्योंकि जब सेट टू लिखा होता है ना, तो यहाँ पे कोई पर्सन लिखा होता है, उसी पर्सन को हम टोल्ड का ऑब्जेक्ट बना के लिख देते हैं। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे टोल्ड वर्ब को हमने बिना ऑब्जेक्ट के यूज कर लिया, तो ये गलत है। अब या तो कोई ऑब्जेक्ट अपने पास से लिख दो, द टीचर टोल्ड मी, द टीचर टोल्ड अस, द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स, या तो कोई ऑब्जेक्ट अपने पास से लिख दो टोल्ड के बाद, और नहीं तो टोल्ड वर्ब की जगह सेड लिख दो। द टीचर सेड दैट आवर बोन्स आर मेड ऑफ कैल्शियम। ठीक है, तो ये ध्यान देना है कि टोल्ड ट्रांसिटिव वर्ब होती है, अगर ऑब्जेक्ट ना हो तो इसका यूज मत करना, सेड वर्ब का यूज करना। ठीक है, इसीलिए ये बताया जाता है कि जब सेड टू लिखा हो तो टोल्ड चेंज करना, अदरवाइज मत लिखना। क्योंकि जब सेड टू लिखा होगा ना, तो यहाँ पे कोई ना कोई पर्सन होगा, टू के बाद लिखा गया, वही टोल्ड के बाद में ऑब्जेक्ट बन जाएगा। लेकिन अगर कहीं पे केवल सेड वर्ब लिखी होगी तो कोई पर्सन तो ऑब्जेक्ट होगा नहीं, तो फिर हम टोल्ड नहीं लिख पाएंगे, तो उसको सेड ही लिखा रहने देंगे। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस। तो आज के क्वेश्चंस में हमने डिस्कस किया असर्टिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस अगर हमारे रिपोर्टेड स्पीच में लिखे हों, तो हम डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करेंगे। ठीक है, बढ़िया से इनका प्रैक्टिस रिवीजन कर लेना, बाकी जो टाइप्स बचे उन्हें कल डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलिए आज के लिए बाय एवरीबॉडी, थैंक यू। एक 9 बजे वैसे क्लास है, एनकॉम प्रैक्टिस जो बैच है ना तुम लोगों का एप्लीकेशन पे बना हुआ, उसमें एक प्रैक्टिस क्लास है आज। ठीक है, इडियम्स ऑफ फ्रेजेस की, तो टाइम रहेगा और डाटा रहेगा, तो उस पर फिर मिलते हैं। ठीक है, बाकी थैंक यू एवरीबॉडी, बाय।